Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of the Living World chapter. ये हमारे पास क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? सबसे पहली बात तो भाई ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये इस चैप्टर का है ही नहीं. हमारे पास क्लास 12th की बायोलॉजी में एक चैप्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. आई गेस सेकंड चैप्टर है वो. वहां पे ये पोलन ग्रेन्स और जो भी हमारा वहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट, फिर ओवरी की, ओव्यूल्स की, उनका फ्यूज होना, ये सारी चीजें जो भी जितने भी ये इवेंट होते हैं ये उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है तो थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे. चारों पॉइंट ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं उनका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगी. सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है. क्वेश्चन समझना सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है और प्राइमरली आपको यही काम करना. अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो भाई फिर आप जो है थोड़ा सा नजदीक पहुंच जाते हो करेक्ट ऑप्शन के. तो देखो कौन सा इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं हेल्पफुल प्रूव हुआ है. प्रिजर्विंग का क्या मतलब होता है भाई? उनको संभाल कर रखना, ठीक है. मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स का प्रिजर्विंग टाइम होता है ये भाई वेरी करता है. यानी कि वीट का पोलन ग्रेन वो उसकी कुछ वायबिलिटी का मतलब होता है कि कब तक जो है उसके अंदर वो सक्षमता होती है कि आगे अगर हम उसको प्रोसीड कराएं, मतलब उसको बेसिकली हम प्रोसीड कराएं तो वो फर्टिलाइज हो सकता है, उसको बोलते हैं वायबिलिटी. तो प्रिजर्विंग पोलन एज फोजल्स. फोजल्स का मतलब आप जानते हो एज उनको मतलब संभाल के रखना या कितने लंबे टाइम तक एज उनकी आगे चल के स्टडी की जाए, काइंड ऑफ ये चीजें. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है रिगार्डिंग प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिल्स? चार ऑप्शन दे रखे हैं: पोलन किट, सेलुलोसिक एंटाइन, स्पोरोपोलिनिन, ऑयल कंटेंट. अब जिसने भाई चैप्टर सेकंड, अभी तक तो हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चैप्टर किसी मतलब पढ़ा ही नहीं है किसी ने, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक उस चैप्टर का ब्रीफ वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन समझ कर भी, ठीक है. ये रियलिटी है. लेकिन अगर थोड़ा सा भी उस चैप्टर को आप समझते हो, आपने एक उसकी थोरोली रीडिंग भी ले रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो. थोड़ा सा मतलब हो सकता है ऐसा लगे एकदम से देखकर कि भाई नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको लगेगा अगर पढ़ रखा है तो हाँ भाई कि इसका आंसर हमें पता था. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सारे ऑप्शन समझाऊंगी. सबसे मतलब पहले जैसे पोलन किट मेरे पास है, सेलुलोसिक एंटाइन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, ऑयल कंटेंट, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है. स्पेस बना लेंगे भाई. सबसे पहले बात करेंगे पोलन किट, ऑप्शन नंबर ए. तो देखो भाई पोलन किट क्या होता है? कवरिंग होती है ये, कवरिंग ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस. एक येलो कलर का स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, उसकी कवरिंग जो होती है प्रेजेंट अराउंड, किसके अराउंड प्रेजेंट होती है? जो पोलन ग्रेन होगा, ठीक है, प्रेजेंट अराउंड पोलन ग्रेन ऑफ जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड पोलन ग्रेन होता है, उसके मतलब अराउंड जो भी एक कवरिंग होती है येलो स्टिकी सब्सटेंस की, उसको बोलते हैं भाई पोलन किट, ठीक है. मैं आपको बता दूं ये पोलिनेशन वाला भी आप उसी चैप्टर में समझते हो. ये क्वेश्चन यहाँ पे देने का था ही नहीं, मतलब इस चैप्टर के या फिर इस 11th क्लास की बायोलॉजी में हमारा इससे रिगार्डिंग कोई भी चीज नहीं थी यहाँ पे, ठीक है. इसकी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन ही 12th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का था, क्योंकि सारे कंसेप्ट ही उधर हैं ये वाले, ठीक है. तो पोलिनेशन जो होती है भाई वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है कि भाई इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन हो रही है, ठीक है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो ये पोलिनेशन भी अलग है. तो जो पोलन ग्रेन इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होता है, ठीक है, उस पोलन ग्रेन के अराउंड मतलब उसके अराउंड में एक जो येलो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जो उसकी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं पोलन किट, ठीक है. भाई पोलन किट जो है एक ऑयली सी लेयर होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती है? स्टिकीनेस.
और एक स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक स्मेल, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये वेरी करेगी, मतलब पर्टिकुलर पोलन ग्रेन की एक स्पेसिफिक ही ऑर्डर होती है, स्पेसिफिक ही स्मेल होगी। तो ये पोलन किट एक ऑयली लेयर होती है जो क्या प्रोवाइड करती है, स्टिकीनेस, यानी वो चिपचिपासापन, ठीक है, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर किसको, पोलन को, टू पोलन, एंड हेल्प, और क्या हेल्प करेगी, इंसेक्ट की पोलिनेशन को, एंड हेल्प इंसेक्ट पोलिनेशन। अब बहुत इजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मैं आपको एक वैसे तो आप इसका मतलब ये चीज़ें हम 3D में समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेट करवाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक मधुमक्खी है भाई, वो एक किसी भी प्रकार के फूल पे जाकर बैठ गई, ठीक है, और शायद आपको ये थोड़ा सा आपने कभी देखा भी हो, कभी ऑब्जर्व भी किया हो, तो जब वो मतलब बैठती है, ठीक है, वो अपने नेक्टर के पर्पस के लिए वहां गई उसके ऊपर, तो उसके ऊपर एक येलो येलो सा बहुत सारा ऐसे मतलब चिपक सा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर वो येलो सा सब्सटेंस जो होता है, स्टिकी सा सब्सटेंस। स्टिकी क्यों होता है ये येलो सब्सटेंस, कि भाई कोई भी इंसेक्ट अगर उस फ्लावर के ऊपर आ रहा है तो वो समय ना ले, वो जल्दी से उसके ऊपर चिपक जाए। अगर वो स्टिकी नहीं होगा तो मतलब ऐसा रफ सा होगा, वो उड़ेगी, वो सारा वापस से गया, क्या फायदा हुआ, आगे जाके वो किसी फ्लावर के ऊपर बेशक से बैठे, वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। तो स्टिकी इस वजह से होता है कि भाई कोई भी मधुमक्खी आकर उसके ऊपर बैठ रही है तो उसके ऊपर इस तरीके से चिपक जाता है कि जब तक वो किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर मतलब बैठती नहीं है वहां, तब तक वो जो है हवा में उड़ते उड़ते झड़ेगा नहीं, ठीक है, खत्म नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, कभी भी आप कोई फ्लावर लेना, हिबिस्कस वगैरह का फ्लावर लो, ठीक है, तो उसको जब आप अंदर से खोल लो अच्छे से, आपने कभी देखा भी उसके येलो येलो से उसमें कुछ होता है, ठीक है, येलो येलो सा स्टिकी सब्सटेंस, आपके हाथ के ऊपर भी बहुत बार मतलब वो गिरा होगा, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, ये कहीं भी मिल जाएगा भाई, कैसे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और मैं मेरे को लग भी रहा है कि अब आप समझ भी गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये वो सब्सटेंस होता है भाई जिससे आप सभी भली भांति परिचित हो, लेकिन आपको सिर्फ उसका नाम नहीं पता था कि वो पोलन किट होता है। उसका पर्पस क्या होता है कि इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको ईजी बनाया जा सके, ठीक है भाई, वरना इंसेक्ट पोलिनेशन कैसे करेंगे, वो एक फूल के ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बेशक उसका पोलन ग्रेन्स झड़ गए उसके ऊपर, लेकिन फिर वो उड़ी, उड़ती तो भैया हवा में तो सब कुछ वापस से उड़ गया, झड़ गया, क्या फायदा, दूसरे फ्लावर के ऊपर बेशक बैठ जाए, कहाँ की फर्टिलाइजेशन होगी, क्या पोलिनेशन होगी, नहीं होती। तो बस इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके पर्पज में मदद करता है ये कवरिंग ऑफ येलो स्टिकी सब्सटेंस, जो कि एक पोलन ग्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम पोलन किट बोलते हैं। और क्या काम होता है भाई इसका, इसके मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। ये प्रोटेक्ट करती है किसको, पोलन ग्रेन्स को, फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है, वाटर का लॉस नहीं होने देती, ठीक है, और यूवी रेडिएशंस जो भी होती हैं भाई सन के द्वारा, उससे अब इसको प्रोटेक्ट करती है, वरना ये इतनी हार्मफुल है भाई, फूल जल जाएगा, ठीक है, वाटर का लॉस होते ही क्या हो जाएगा, फूल सूख गया, मर गया। तो भाई ये ना तो वाटर के लॉस को मतलब होने देती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है बेसिकली पोलन ग्रेन्स को, और यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जो एक्साइन होती है भाई, हम मेरे पास दो टर्म होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सेलुलोसिक इंटाइन। अब मैं ये दोनों ही साथ में बता देती हूँ। एक्साइन क्या होता है भाई, एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है, इंटाइन जो है अंदर वाली इनर लेस हार्ड कवरिंग होती है ये, ठीक है, एक पोलन ग्रेन की। तो जो एक्साइन होती है भाई वो कवर्ड होती है इसके पोलन किट के द्वारा बेसिकली, ठीक है, और ये किससे बनती है, कैरोटिनोइड्स और लिपिड से बनती है, ठीक है। और एक भाई तीसरी लेयर होती है टेप्टम, ये सबसे मतलब ये मिड वाली होती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो ये जो पोलन किट है ये किसके अंदर सिक्रीट होता है, टेप्टम के अंदर, ठीक है, नरिशमेंट के लिए। और कवर्ड किससे होता है, ये एक्साइन जो है कवर्ड बाय ये पोलन किट, ठीक है। कैरोटिनोइड एक प्रोटीन होता है और लिपिड्स जो है उनकी लेयर से ये बना होता है। अब मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूंगी जो कि मेरे पास क्या है, सेलुलोसिक इंटाइन, ठीक है। इंटाइन मैंने अभी बताया इनर लेस हार्ड लेयर होती है पोलन ग्रेन की, ठीक है। किससे बनती है, पैक्टीन और सेलुलोज की ये बनी होती है, पैक्टीन और सेलुलोज की ये बनी होती है। क्या काम होता है भाई इसका, सेलुलोसिक इंटाइन का ये जो लेयर है इसका क्या पर्पज है भाई, ये भी जानना जरूरी है। ये मैच्यूरेशन, पोलन ग्रेन की मैच्यूरेशन में मदद करती है, मैच्यूरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, प्लस जो जर्मिनेशन होगी पोलन ट्यूब की। अब पोलन ट्यूब क्या होती है, देखो भाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे इसका ब्रीफ आपको यहां देना ही पड़ेगा, बहुत ही गंदे सा डायग्राम बनेगा लेकिन मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मान लो मैं पूरा ब्रीफ में नहीं जा रही भाई इस चैप्टर, क्योंकि तो मतलब फिर बहुत सारी चीजें हैं, पूरा चैप्टर ही समझाना पड़ जाएगा, वरना यहाँ देखो
ये दो पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये मान लो कि एक यहाँ पे जाके भाई ये पोलन ट्यूब होती है, ठीक है। ये क्या होती है भाई, पोलन ट्यूब होती है। यहाँ से मेल गैमेट जो है यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सिनर्जिड्स होते हैं, ये तीन नीचे एंटीपोडाल्स होते हैं, बीच में यहाँ पे एक हमारे पास एक्स सेल होता है, एक यहाँ पे इसके सिनर्जिड के पास जाता है, एक यहाँ पे हमारे पास एंटीपोड इसके ये यहाँ पे बनता अपना एग सेल के पास आ जाता है, ठीक है। यानी कि आगे फिर फर्दर डबल फर्टिलाइजेशन और फिर ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलता है, वो जो हम उसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन, अगर पोलन ट्यूब ही जर्मिनेट नहीं होगी तो भाई जो मेल गैमेट है, ठीक है, जो इस स्टिग्मा के ऊपर है, वो नीचे वो ओव्यूल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ओवरी तक, और ना फिर वो फ्यूज होके गैमेट वगैरह कुछ जाइगोट वगैरह कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में और पोलन ग्रेन की मैच्योरेशन में कौन मदद करता है, सेल्यूलोज इंटा, यानी कि एक इनर लेस हार्ड लेयर होती है पोलन ग्रेन की, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी भाई, वहां पे डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, फोर्थ वाला ऑयल कंटेंट। ऑयल कंटेंट क्या होता है भाई प्लांट का, देखो ये फ्लावरिंग प्लांट का ये वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है, सबका अपना एक ऑयल कंटेंट होता है पर्टिकुलर। जैसे हर्ब्स की मैं बात करूं, मैं आपको चार यहाँ बता देती हूँ, हालांकि काम का नहीं है ये 5.6% इसका ऑयल कंटेंट होता है, ठीक है। शब्स की अगर मैं बात करूं तो 7.81% हो जाएगा। श्रबी ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो उसका ऑयल कंटेंट कितना होगा, 10.58% हो जाएगा। अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो 11.43% जो है इसका क्या होगा, ऑयल कंटेंट होता है। तो बेसिकली ये है। अब मैं आपको स्पोरोपोलिनिन, आपने तीन ऑप्शन यहाँ देख लिया, मैं फोर्थ वाला सी वाला आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ, कौन सा, स्पोरोपोलिनिन। भाई स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये इतना हार्ड होता है और इसकी रेजिस्टेंस जो पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर का मतलब कैपेबिलिटी आप इसको बोल सकते हो। रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी क्या होती है भाई, किसी चीज को रोकने की जो क्षमता होती है, ठीक है, किसी चीज की रोकथाम लगाने के लिए प्रतिशोधक जो उसके पास कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको वो स्पोरोपोलिन के पास बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली इतनी होती है कि कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ये डिग्रेड हो ही नहीं सकता। कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसके ऊपर हो रही है, कोई भी एंजाइम आकर इसके ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये डिग्रेड मतलब खत्म होना, सड़ना, गलना या विकृत होना, कुछ भी नहीं होता, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ना किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का इसके ऊपर कोई असर है और ना कोई एल्कली मेटल, ठीक है, कुछ भी नहीं। देयरफॉर अब आप ये समझो, हमारे पास क्वेश्चन था कि भाई कौन सा जो है मदद कर सकता है पोलन को प्रिजर्व करने के लिए एज फोजल्स। मैंने आपको तीन चीजें बताई, क्या आपको लग रहा है ऑयल कंटेंट का उसमें कुछ काम होगा, नहीं। पोलन किट मैंने बताया उसका क्या काम है भाई, उसका पोलिनेशन में काम है, वो भी नहीं होगा। मैंने आपको सेलोसिक इंटाइन बताया, इंटाइन का क्या काम था, मैंने साथ में फंक्शन बताया था कि भाई वो तो मैच्योरेशन में और जो पोलन ट्यूब है उसकी जर्मिनेशन में मदद कर सकती है, तो बचा। और मैंने अब यहाँ पे स्पोरोपोलिन के बारे में इतना अच्छा बात आपको बता दिया। देखो फोजल के तौर पे वही चीज तो मतलब प्रोटेक्ट उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कब प्रिजर्व कर सकते हैं, जब भाई उसके पास कंडीशंस इतनी स्ट्रांग हो कि भाई कोई भी विपदा, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर उसके ऊपर आ रही है तो वो उस चीज को झेल जाए, तभी तो वो आगे बचा रहेगा ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पोलन ग्रेन के केस में भाई कब तक बचा रहेगा, जब भाई उसका मतलब नेचर बहुत मतलब पावरफुल हो, बेसिकली पावरफुल हो, ठीक है। पावरफुल क्या होगा, जो भाई जिसके ऊपर किसी का भी असर नहीं है, डिग्रेड ही नहीं होता भाई, ना किसी एंजाइम का काम उसके ऊपर हो, ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड गिर गया तो फिर भी ऐसा कैसा अपना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई अल्कली मेटल का एक्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका कोई वो नहीं है, एक हार्ड रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी उसके पास है, तो वो कौन सा है भाई, स्पोरोपोलिनिन होता है वो, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास मैं ये बात जो है मान के चल रही हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, इसके चारों ऑप्शन आपको समझ आए हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई इसके पास इतनी प्रतिशोधक क्षमता होती है कि ये किसी भी पोलन ग्रेन को प्रिजर्व रख सकता है फॉर सेवरल ईयर्स एज फोजल्स, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है इसका, ठीक है। तो देख लेंगे भाई हमारे पास इसका, मैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हमारे पास होगा, तो इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया है। नेक्स्ट है भाई, इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए आसान होता है अप हिल का मतलब जो चढ़ाई का एरिया होता है, जो पहाड़ी इलाका आप समझ सकते हो, यानी कि जो चढ़ाई होती है बेसिकली, मतलब कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए
आसान होता है कि वो चढ़ाई पे आसानी से चढ़ सकते हैं, पहाड़ वगैरह, पहाड़ी इलाका जो है इजिली वहां पे वो चढ़ सकते हैं एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल्स। यानी कि अगर हम एक जो है चूहे को और एक हाथी को साइड बाय साइड खड़ा करके चढ़ाई करवाएं तो भाई चूहा जो है जल्दी से निकल जाएगा, हाथी बहुत आराम आराम से चढ़ पाएगा। यानी और आसानी भी किसको होगी, चूहे को होगी चढ़ने में। ठीक है, आप हिल एरिया पे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिकॉज यहाँ पे रीजन पूछा है क्या होगा। 4 ऑप्शन पहले बोल के बताती हूँ, वर्बली में बताती हूँ। इट इज इजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। क्या ये कारण दे रखा है कि भाई क्या ऐसा होता है कि जो स्मॉल बॉडी वेट है उसको कैरी करना आसान है। दूसरा कि स्मॉलर एनिमल्स के पास मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। तीसरा, स्मॉल एनिमल्स के पास एक लोअर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। चौथा क्या है भाई, एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल्स। मेरी बात सुनो, चारों ऑप्शंस को मैं आपको समझाने वाली हूं यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि भाई आसान है, कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट। ये भाई कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जो भी कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूव करने की, मूवमेंट शो करने की, वो उसके मतलब ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी वेट छोटा है तो वो इजी हो गया कैरी करने में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बात मच इजियर, ये वही क्वेश्चन में जो बात दे रखी ना, आप ये चीज समझो कि मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल। बात तो हमको दे रखी है, हमको ये चीज बता दी गई है यहाँ पे कि भाई इजियर है स्मॉल एनिमल के लिए कि वो लार्ज एनिमल की कंपैरिजन में ऊपर चढ़ सकता है आसानी से, बिकॉज वही चीज यहाँ पे दे दी, इट इज इजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट। स्मॉल बॉडी वेट में और स्मॉल एनिमल में फर्क क्या है भाई, राइट। ठीक है, स्मॉल एनिमल है यानी कि उसका बॉडी वेट क्या होगा, लार्ज के कंपैरिजन में कम ही तो होगा ना। ठीक है, मानते हो ये बात। तो यहाँ पे इसका कोई सटीक रीजन नहीं बैठ रहा है, हमारे पास क्वेश्चन वाली बात ही यहाँ पे आ गई। क्या रीजन है इसमें, निकल के क्या बात आई है अलग से, क्या हमें समझ आ रहा, वो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। एक आप बताओ, आपके माइंड में छोटा और बड़ा ये 2 शब्द सुनते ही ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा ना कि भाई छोटा अगर हमने बोला है तो मतलब उसका मास कम ही होगा, उसका वेट कम ही होगा ना एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल। एक चूहे को और एक हाथी को देखकर सुनकर आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी, ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा भाई चूहे का वेट कितना होगा, हाथी का ज्यादा होगा, चूहे का कम होगा। तो भाई ये कोई इसका रीजन नहीं हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन वाली बात ही यहाँ पे थोड़ी सी रिपीट हो रही है, कोई रीजन नहीं है इसका अच्छा सा कि हम इसको कंसीडर कर सके। इवन ऑप्शन में भी ये बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं हम इसको। दूसरा है स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। इसको समझ के देखते हैं भाई। मेटाबॉलिक रेट की बात आई है तो मैं थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को भी समझाऊंगी, थोड़ा सा इस ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपको बताया है। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको मेटाबॉलिज्म बता देती हूं। ये एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है भाई बॉडी सेल्स में। ठीक है, जो कि फूड को जिसका हम इनटेक करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। और आपको पता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर इंसान को होती है और उसकी हर एक बेसिक एक्टिविटी के लिए, वेदर टू वर्क, टू रन, टू स्विम, टू स्लीप, इवन स्लीपिंग के दौरान भी कुछ एनर्जी हमारी जो है कंज्यूम होती है। मतलब उसकी हर एक बेसिक जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है। ठीक है, आप जिस दिन मतलब आपके पास एनर्जी नहीं होती, आप बिल्कुल थके थके से महसूस करते हो, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ किया भी नहीं जा सकता जब आपके पास एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 2 प्रकार की मेटाबॉलिज्म होती है भाई मेनली, अगर जिसकी हम बात करते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की बात करूं, ये क्या होता है भाई, ये ब्रेक डाउन करता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन में ये काम करता है। और ऑर्गेनिक मैटर कौन सा हो सकता है ये बता देती हूँ, इससे एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे भाई हमारा प्रोटीन है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसका ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड की बहुत सारी चेन से मिलकर ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन यानी ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन कर दिया अमाइनो एसिड में। ठीक है, कैटाबॉलिज्म। जैसे कि और हो सकता है, जैसे ग्लाइकोजन होता है भाई, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर दिया ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स मानते हो आप ग्लूकोज को बोला जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसरीड्स की बात करूं, ऑर्गेनिक मैटर जो ये हमारा होता है इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
कैटाबोलिज्म में, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है बेसिकली। एनाबोलिज्म की बात करूँ, इसमें क्या होता है भाई, ये एनर्जी का यूज करती है। एनाबोलिज्म क्या एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज होता है टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए भाई, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यूजेस एनर्जी टू अपना कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जैसे कि भाई कौन सा, सच एज अपना हो सकता है बोन का जो, मतलब बोन का जो मास होता है पूरा, ठीक है, बोन की डेवलपमेंट बोल सकते हो, बोन की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे, प्रोटीन हो गया, ठीक है, और मसल मास गेन, यानी मसल का मतलब गेन बोला जाता है, ठीक है भाई, मसल मास गेन किसी को करना है तो एनाबोलिज्म वो प्रोसेस होता है। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिया। मेटाबोलिज्म क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये तो था भाई पहले मेटाबोलिज्म का यहाँ पे जिक्र आया तो सबसे पहले मेटाबोलिज्म को ही समझना जरूरी था, तो हमने मेटाबोलिज्म को समझ लिया है। अब आगे मैं बताऊंगी जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन था, अब उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म का क्या लेना देना है भाई इस चीज से, राइट। देखो, हाँ, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अब एक बात देखो, जितना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसके पास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी जो है उसका मतलब ज्यादा एनर्जी का कन्वर्जन उसके पास होता है, यानी कि, और स्मॉलर के पास, अगर मैं स्मॉलर की यहाँ पे बात करूँ, जो रीजन हमें दे रखा है, जैसे स्मॉलर के कंटेक्स्ट में बात करूँ, तो उनके पास क्या होती है भाई, एक हायर रेशियो होती है ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो रेशियो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे भाई, लूज करेंगे, लॉस हीट की जो मतलब जो बॉडी हीट होती है, बेसिकली लॉस बॉडी हीट फास्टर देन लार्जर, ठीक है। मतलब वो अपनी जो बॉडी हीट को लॉस कर सकते हैं स्मॉल एनिमल्स, मतलब ज्यादा एक फास्ट रेट पे एज कंपेयर टू लार्जर एनिमल्स। और जिसके अब भाई अगर उनका हीट लॉस इतना फ्रिक्वेंटली इतना जल्दी हो रहा है तो यानी उसको जो है अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मतलब अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी वजह से क्या रीजन है कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है। ये रीजन है कि भाई स्मॉलर एनिमल्स जो है अपनी बॉडी हीट को जो है ज्यादा फ्रिक्वेंटली फास्टर रेट पे जो है लूज कर सकते हैं, जिस वजह से उनको अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये रीजन है भाई एक तो। दूसरी बात आप ये समझो, ये आप जो है रिलेशन याद रख लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कोई सा भी हुआ मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग। मेटाबॉलिज्म रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू साइज ऑफ एनिमल, यानी कि जितना बड़ा एनिमल उतना कम मेटाबॉलिज्म रेट, जितना कम मेटाबॉलिज्म रेट उतना लेस एनर्जी का प्रोडक्शन। जितना छोटा एनिमल उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट, हैंस मोर एनर्जी। ये रिलेशन याद रख लेना भाई, बेसिक बात बता दी है मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल में जाके बता दिया है कि क्यों स्मॉलर एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये बात सुनो भाई, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो एज मतलब दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर एनिमल्स के पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो जिस वजह से काम की जो एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा होगी, स्मॉलर की। तो इस वजह से भाई जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वो एज कंपेयर टू लार्जर वंस वो अपना जो है अप हिल की मतलब जो चढ़ाई है बेसिकली वो ज्यादा फास्टर रेट पे कर पाते हैं, ठीक है। और भाई मैं एक एडिशनल पॉइंट यहाँ आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, वैसे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर मुझे पर काफी अच्छा पॉइंट है। मतलब आपने देखा होगा कोई भी छोटा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होता है, जब भी वो किसी हाइट से गिरता है, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, ठीक है। मतलब कि वो उसको बिना चोट वोट कुछ ही लगे। जैसे चूहे का मैं इतनी देर से एग्जांपल ले रही हूँ, और ये चूहे का मैं क्यों एग्जांपल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत से बच्चे इस चीज से फेमिलियर होंगे, ठीक है, उनको पता है ये बेसिक एक ऑर्गेनिज्म है। चूहा बेशक छत से गिर जाए, मतलब 95% चांसेस है कि उसको चोट वगैरह कुछ नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो स्मॉल मास होगा, छोटा एनिमल है तो मास स्मॉल है,
राइट। मास अगर स्मॉल है भाई, जितना देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, ठीक है, जितना कम मास है उतना ही कम क्या होगा भाई, मोमेंटम होगा। मोमेंटम उतना ही क्या होगा भाई, कम होगा। और जितना कम मोमेंटम होता है भाई तो उसके पास लेस अपोजिंग फोर्स होती है। लेस अपोजिंग फोर्स जो है एक्ट करेगी उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि जो चूहा है उसके ऊपर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो अपोजिंग फोर्स लगेगी भाई, ऑब्वियसली हर एक जो है मान लो कि चूहा अगर ग्राउंड के ऊपर गिर रहा है तो ग्राउंड भी तो उसके ऊपर अपनी अपोजिंग फोर्स लगाती है ना, जिसकी वजह से दिक्कत होती है भाई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंजरी होती है, क्योंकि भाई दोनों तरफ से ऐसा कोलिजन होता है। लेकिन चूहा अब एक हाइट से नीचे गिरा है, ग्राउंड उसके ऊपर लेस अपोजिंग फोर्स लगाती है उसके स्मॉल मास के कारण, और क्योंकि उसका मोमेंटम कम होता है, जिसकी वजह से जो चूहा है उसको कोई इंजरी नहीं हो पाती। चूहा चूहा नहीं, वही स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। कभी मैं सिर्फ एक चूहे की बात कर रही हूँ और एक हाथी की मैंने बात किया तो आप इसको लेकर चलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं हर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। और मोमेंटम क्या होता है, अगर मोमेंटम आपको ना पता हो तो, मतलब बेसिकली एक एबिलिटी होती है, मतलब टू कीप इंक्रीजिंग या फिर डेवलपिंग, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास, मतलब कि ये प्रोडक्ट होता है किसका, एक ऑब्जेक्ट के मास का और वेलोसिटी का, मतलब कि ऑब्जेक्ट के मास को और उसकी वेलोसिटी के बेस पे हम निकालते हैं उसका मोमेंटम, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू, ये फिजिक्स में आता है आपके, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है, ये होती है। हालांकि यहाँ पे तो आपको क्या ही काम है इसका, पी मोमेंटम को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो ये होता है बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बातें बता रही थी। तो ये दो पॉइंट आपको समझ आए होंगे अच्छे से। तीसरे की मैं बात करूंगी, क्या दे रखा, स्मॉल एनिमल के पास है लोअर ऑक्सीजन, गलत है भाई। लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई उनके पास क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट कब होगा भाई, एनर्जी प्रोड्यूस कब होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ये प्रोसेस, और एरोबिक में ऑक्सीजन की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीजन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आना चाहिए, राइट। कंप्लीटली एक एनारोबिक प्रोसेस है ये। जब हायर एनर्जी किस में है, स्मॉलर एनिमल्स में है, तो उनके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे कम हो गई, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो पूरी बॉडी में भाई जो ऑक्सीजन, देखो जहां तक ऑक्सीजन जाती है भाई, ठीक है, पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन चलती रहती है, जाती रहती है। ऑक्सीजन के साथ साथ ही तो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबका ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में होता है, एक अच्छा फंक्शनिंग होती है बॉडी की, राइट। तो भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लोअर नहीं होती, बहुत ही मॉडरेट और एक अच्छी मतलब एक्यूरेट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एफिशिएंसी जो होती है मसल्स की लार्ज एनिमल्स में वो कम होती है देन इन, गलत है भाई, एफिशिएंसी का इसमें जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रही हैं तो आप एक स्मॉल एनिमल और एक लार्ज एनिमल को, दोनों को, उनको भाई हिलाओ नहीं, ठीक है, मान लो चढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे हम एफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हैं मसल की, तो उनसे हम कोई वेट उठवा सकते हैं, पता चल जाएगा, क्योंकि भाई लार्ज एनिमल्स का मास ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी मसल्स की लार्ज की ज्यादा होगी, स्मॉल की नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ मसल्स की। एफिशिएंसी हमारी मसल्स की सिर्फ हम चलकर या भागकर तभी नहीं प्रूव करी जा सकती, राइट। ये उनकी मसल्स की कैपेबिलिटी है कि भाई वो कितना वेट उठा पा रही हैं, इस कंटेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि भाई एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, तो इन लार्ज वो लेस नहीं होती है, पॉइंट बिल्कुल गलत है ये। मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, ज्यादा होगी, एफिशिएंसी मसल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है, चारों ऑप्शन अच्छे से मैंने समझाए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे काफी भीड़ हो गई है, इसको तो सबसे पहले मैं इरेज करूंगी। कौन सा ऑप्शन लग रहा है भाई आपको कि यहाँ पे करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक बहुत सारे बच्चों को ये फिगर आउट कर भी लिया होगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छे से चारों ऑप्शन मैंने समझा दिए हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात मैंने यहाँ पे छोड़ी नहीं है, ठीक है, अपने अनुसार। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, कौन सा इन चारों में से एस्पेक्ट जो है एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग थिंग्स का। मेरी बात सुनो, यहाँ पे बात करी गई है एक्सक्लूसिव, यानी कि ऐसा, अब मैंने अभी तक देखो ऑप्शन पढ़े नहीं है नीचे, ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन पढ़कर एकदम से ऐसा लगे चारों ही सटीक हैं, चारों ही लिविंग थिंग से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द
क्वेश्चन में ये समझो एक्सक्लूसिव दे दिया, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो वेटेज ज्यादा रखता होगा, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जिसको कंसीडर कर रखा होगा आपकी बायोलॉजी की बुक में लिविंग थिंग्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताना है। चार मैं भी बता रही हूं, अभी हमने रीड नहीं किया, हो सकता है 2 ठीक लगे, 3 ठीक लगे, चारों ही ठीक लगे। पॉइंट निकालना है, एस्पेक्ट निकालना है, एक्सक्लूसिव कौन सा होगा कि भाई ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जो अगर एक लिविंग थिंग के एक लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लिविंग थिंग अगर उसे पजेस कर रही है तो कोई दूसरी उस एस्पेक्ट को, उस फैक्टर को पोजेस नहीं कर सकती। बेसिकली सिर्फ उसके लिए ही ये पॉइंट होगा, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में हम जब बात करते हैं तो उस दौरान हम एक्सक्लूसिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको उसी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक को निकालना है, ठीक है। तो मैं निकाल, तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। हाँ, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन है भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। गलत ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, यानी कि जो आइसोलेटेड है, जिसको हम अलग से निकाल कर करते हैं, वो इन विट्रो, विट्रो में मतलब भाई लैब्स वगैरह में जो है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसी होती है जो लैब्स वगैरह में भी अंडरगो कराई जाती है, ठीक है, उसको हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, बिल्कुल ठीक फैक्टर है, ठीक है, ठीक फैक्टर है लिविंग थिंग के कंटेक्स्ट में कि भाई मास का इंक्रीज होना ओनली नहीं, गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। इनसाइड ओनली यहाँ पे मैं दे दिया, सिर्फ इनसाइड नहीं बोला मैं, ओनली नहीं देख पाई। देखो भाई इतना महत्व है छोटे छोटे शब्दों का, यहाँ पे इनसाइड ओनली बोल दिया। क्या लग रहा है मास का इंक्रीज सिर्फ अंदर से होता है बॉडी के? ऐसा नहीं होता ना, बाहर से भी आप देख सकते हो बॉडी बिल्कुल डेवलप होती दिखती है। अंदर की बात करते तो क्या मतलब है कि भाई अंदर दिखता नहीं है, अंदर भाई आपका कुछ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जब किसी भी इंसान का मास बढ़ता है तो देख पाते हैं हम, ठीक है, हम समझ भी पाते हैं कि भाई हाँ पहले इसका ये मास था, अब ये हो रहा, अब ये मोटा पतला, हम बोल देते हैं भाई किसी को भी कि भाई देखो अब ये इसका तो वजन बढ़ गया, अब इसका मास बढ़ गया, राइट। तो ये इनसाइड वाला कंटेक्स्ट तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल एलिमिनेट करो भाई ऑप्शन को। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, बिल्कुल ठीक है भाई ये भी। कॉन्शियसनेस, अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगी, मैं 2-4 पॉइंट बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में, ठीक है। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। देखो ऑप्शन ये भी ठीक है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जरूरी नहीं चारों ठीक हो, 2 ठीक मिल सकते हैं, 3 ठीक मिला, ऐसा लगेगा ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। निकालना कौन सा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक निकालना। सबसे पहले मेरी बात समझो, लिविंग थिंग के कंटेक्स्ट में हमारे पास कुछ फैक्टर्स लिए गए, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, कि भाई इन फैक्टर के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है या नहीं है। सबसे पहला उसमें लिया गया है ग्रोथ। अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ग्रोथ से मतलब क्या होता है भाई, ग्रोथ तो लिविंग बीइंग की भी होती है कि भाई ठीक है उसका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ना या फिर उसके मास में इंक्रीजमेंट आना, वो ग्रोथ माना जाता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखो, जब ग्रोथ की और इंक्रीज इन मास की और नंबर की बात कर दी, ये चीजें क्या नॉन लिविंग पोजेस नहीं करती। कोई भी पहाड़ हो गया, कोई भी पहाड़ है, उसमें भाई क्या होता है, बर्फ का एक्युमुलेशन होता रहेगा, मिट्टी का एक्युमुलेशन होगा, उसका मास बढ़ता रहेगा। वो भाई थोड़ा सा हिस्सा टूट कर दूसरी साइड गिर गया तो उसका एक्युमुलेशन हो गया, वो नंबर भी बढ़ गया उसका। क्या ये भाई एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक रह गया लिविंग का कि भाई सिर्फ ये लिविंग के लिए ही होगा? ये जो डी पॉइंट है, ये क्या लगता है सरफेस ऑफ इंटरनली, ये क्या आपको लगता है कि सिर्फ लिविंग के लिए है? भाई मैंने अब ये आपको एक पहाड़ वाला एग्जांपल दिया है, आपको नहीं लगता कि भाई ये तो भाई नॉन लिविंग के साथ भी हो सकता है, उसका भी नंबर बढ़ सकता है, उसका भी मास बढ़ सकता है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ मास बढ़ना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी की लाइनें बोल रही हूँ भाई मैं, ठीक है, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो। तो भाई इसका मतलब तो ये गलत हो गया, एक्सक्लूसिव फैक्टर नहीं है मेटाबॉल उसका लिविंग थिंग्स का। ये मैंने पहले ही बता दिया था, पहले एलिमिनेट कर चुके कि भाई मास का इंक्रीज सिर्फ अंदर से थोड़ी होता है कभी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन। एक भाई हम रिप्रोडक्शन, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके बता रही हूँ चीजें। रिप्रोडक्शन को अगर हम कंसिडर करके चले, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई कि
किसी भी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग की प्रोडक्शन होना, मतलब प्रोजेनी आगे बढ़ना, ठीक है, जिसके अंदर मतलब पेरेंट के जैसे सिमिलरिटीज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन एक बात देखो, रिप्रोडक्शन को हम लिविंग, अभी आप एकदम सोचोगे भाई रिप्रोडक्शन का, अगर कोई भी लिविंग होगा, कोई भी जीवित प्राणी है तो वही तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा ना। चाहे हम ये भी ले सकते हैं भाई प्लांट्स होते हैं वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई फ्रेगमेंटेशन करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मानने से इनकार कर दिया। भाई म्यूल्स सुना है आपने, खच्चर जिसको बोलते हैं, कुछ स्टीराइल वर्कर बीज भी होती हैं। अब एक बात बताओ, म्यूल्स की मैं बात कर रही हूं, जब कोई भी, जैसे मान लो एक घोड़ा और एक गधे के बीच में अगर इंटरकोर्स हो गया है तो उससे प्रोडक्शन होती है किसकी, म्यूल्स की। यानी कि ये म्यूल्स क्या होंगे जो कभी भी मतलब ये फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं सकते, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, खच्चर जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, वो म्यूल्स हो गए। स्टीराइल वर्कर बीज होती हैं, भाई आपने सुना होगा। वर्कर बीज का काम क्या होता है, जो भी क्वीन हनी बी होती है वो ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करती है, राइट, उसके लिए भाई खाना का बंदोबस्त करना, सब कुछ वगैरह वो कौन से करती है, स्टीराइल वर्कर भी। कोई एक ही ऐसा होता है भाई, ठीक है, हनी बी, जिसके साथ जो है वो अपने क्वीन जो हनी बी होती है, ये हम जो है चैप्टर क्लास 12 की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन की, उसके साथ वो जो है फर्टिलाइजेशन करके आगे ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है। और भाई कुछ ऐसे कपल होते हैं, ठीक है, इंसानों में ही, कि भाई जो इनफर्टाइल होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो क्या भाई हम उन्हें लिविंग मानने से इनकार कर सकते हैं? क्या हम ऐसा भाई ये बोलेंगे कि भाई जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, अब क्या ये म्यूज जो है, खच्चर जो है, या स्टीराइल वर्कर भी हो गया, या कुछ ऐसे कपल होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, क्या वो जीवित नहीं है ना भाई, लिविंग तो रहेंगे स्टिल, पर रिप्रोडक्शन जो है, इसी कारण से हम इसको एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते, एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स का नहीं मानते। जैसे हमने ग्रोथ को नकारा वैसे ही हम रिप्रोडक्शन को नकार देते हैं। हाँ, अब बात करेंगे तीसरे फैक्टर की, इसको इरेज करके, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर ये, अगर ये करेक्ट है और ये अगर गलत है तो ऐसा क्यों है। दो चीजें मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, दो एस्पेक्ट, दो फैक्टर। तीसरे फैक्टर की बात करेंगे जो कि हमारे पास है, ये क्या हो गया, अच्छा दूसरा पेन ले लिया मैंने। तीसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है भाई क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सारी चीजें समझाई थी। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस होता है, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। अब भाई मेटाबॉलिज्म जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग का ही कैरेक्टर, मतलब एक अच्छा खासा कैरेक्टरिस्टिक हम मेटाबॉलिज्म को कंसीडर करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को हम क्यों कंसीडर करते हैं, अब एक चीज देखो भाई, जो मेटाबॉलिज्म होगा उसका मतलब क्या होता है, मतलब वो एनर्जी का यूज होना, ठीक है। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स जो होती हैं भाई, वही तो यूज और कंज्यूम करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, राइट। अब कोई चेयर जो है वो थोड़ी एनर्जी का यूज करके चलने लग जाएगी खुद से। कोई पहाड़ का जो मैंने बताया भाई, वो ग्रोथ तो कर सकता है, ठीक है, क्या आपको लगता है वो खुद से, उसके पास एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का वो कंजप्शन करके निकल रहा है किसी भी यात्रा पे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझो मेटाबॉलिज्म क्या है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं भाई मस्ट यूज एनर्जी, वही सिर्फ एनर्जी का यूज कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं टू कैरी आउट जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, अपनी डेली बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। अब एक हमारे पास चौथा फैक्टर होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है भाई, जो भी मेटाबॉलिज्म होती है वो कहाँ होती है भाई, सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एक लिक्विड जो ये होता है। यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन इसके विद इन परफॉर्म होती है, तो उसके लिए सेल्यूलर, अच्छी खासी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी। और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कौन पोजेस करेगा भाई, अच्छी खासी सेल्स तो भाई किसके पास होंगे, ओनली एंड ओनली लिविंग थिंग्स के पास, ठीक है। इसमें तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो अगर स्टीराइल है, म्यूस है, तो उसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं, ये तो बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। यूनिवर्सली जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे पोजेस करेंगे। एक चौथा पॉइंट होता है भाई, फिफ्थ, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोल सकते हैं।
कॉन्शियसनेस का मतलब ये होगा भाई, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे मैं और आप हूं, अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, यानी कि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि आप ध्यान दे रहे हो कि आपकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई भी जो है इवेंट हमारी सराउंडिंग में होता है, हमारी इन्वायरमेंट में होता है, उसके लिए हम अपना परसेप्शन भी रख सकते हैं, ठीक है, हम उसको समझ भी सकते हैं, और उसको याद रखने वाली जो कैपेबिलिटी होती है वो कॉन्शियसनेस में आती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही तो पजेस कर सकते हैं। सोच के देखो, कोई पहाड़, चेयर, कुर्सी, पंखा, बेड, कुछ ये ऐसी क्वालिटी हो सकती है कि वो कॉन्शियसनेस आपको जो है पजेस कर रही है किसी भी चीज के अगेंस्ट। कोई भी भाई प्लांट होगा वो कॉन्शियसनेस दिखाएगा भाई, उसको पता होगा सनलाइट जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी है तो फ्लावरिंग कर जाएगा, ज्यादा हो गई तो खत्म हो जाएगा, कम है तब ग्रोथ नहीं करेगा। यानी वो कॉन्शियस है ना अपने इन्वायरमेंटल की कंडीशंस के अगेंस्ट, ठीक है, अराउंड सराउंडिंग में उसकी कैसी कंडीशंस मिल रही है, उसको क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही ये तीन जो है इसकी वो होती हैं, क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक मेटाबॉलिज्म वाली, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक होती है कौन सी, कॉन्शियसनेस। यहां पे आप देख लो थर्ड क्वेश्चन में कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ भाई, बहुत गंदा लगेगा वरना यहाँ एकदम से घिचमिच हो जाता है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा लग रहा है, कौन सा सटीक बैठ रहा है। जो मैंने आपको तीन यहाँ पे बता दिए कि भाई ये होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक गलत है, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका। इंक्रीज बिल्कुल गलत है। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग बिल्कुल, परसेप्शन ये कॉन्शियसनेस में आता है, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन गलत है, मैंने बता दिया। ये क्या ग्रोथ वाला तो फैक्टर हम कंसीडर करते ही नहीं है, क्यों नहीं करते मैंने बता दिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका सी होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, तो काफी कॉमन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किससे स्टार्ट होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पता होना चाहिए आपको। ये होती है सब माइक्रोस्कोपिक, मोलिकुलर लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा लेवल, बहुत छोटा लेवल इसको जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट, जैसे कि इसमें कौन से आते हैं, जैसे भाई वायरसेस हो गए, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, इसी से तो स्टार्ट होता है, राइट। फिर आता है एटॉमिक लेवल, फिर आएगा सेल्यूलर लेवल, फिर आएगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो ये तो काफी बेसिक था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सब माइक्रोस्कोप यानी सबसे छोटा, अब ये तो भाई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस काइंड ऑफ ये चीजें आएंगी। उससे ऊपर आता है हमारा एटॉमिक लेवल, फिर आ जाएगा हमारा सेलुलर लेवल, फिर आ जाएगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट बात करेंगे भाई फिफ्थ क्वेश्चन की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन बी अनएक्सेप्शनली, नोट करो वर्ड को यहाँ पे, ये इस शब्द का मायना है इस क्वेश्चन में। इस शब्द के बहुत सारे मतलब इसी शब्द के ऊपर करेक्ट ऑप्शन निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे एक्सक्लूसिव के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ इसके ऊपर कर रहा है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अनएक्सेप्शनल का मतलब है कि भाई कोई भी एक्सेप्शन ना हो। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पीछे मैंने 5 फैक्टर बताए थे पूरा डिटेल में अच्छे से, ठीक है, मुझे पता था उससे रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन आएंगे। सो जैसे मैंने 5 चीजें अच्छे से आपको बता दी थी। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हमने पढ़ा, उसमें एक्सेप्शंस निकल के आ गई थी, राइट, आ गई थी। लास्ट के 3 थे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक था हमारे पास कॉन्शियसनेस। कोई एक्सेप्शन थी उसमें कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो लिविंग, सारे लिविंग उसको पोजेस कर रहा था। तो यहाँ पे अनएक्सेप्शनल का मतलब है कि कोई एक्सेप्शन ही ना हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश, जिसको हम कर सके नॉन लिविंग थिंग से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, कौन सी एबिलिटी ऐसी है यहाँ पे वो बतानी है। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट इन प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सेप्शनली, यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट, इसमें भाई है, एक्सेप्शन है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, इसमें भी है भाई, कुछ ऐसे होते हैं, देखो रिस्पॉन्सिवनेस टू, ये मैं अभी बता देती हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक रात की रानी नाम का फूल है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो, उसको आप जैसे ही टच करते हो ना वो मुरझा जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसको आप टच करोगे खिल जाएंगे। अब भाई अपना सबका स्पेसिफिक जो है रिस्पॉन्स होता है टच के लिए, ठीक है, उसमें एक्सेप्शन है। ग्रोथ एंड मूवमेंट में भी भाई एक्सेप्शन होंगी, ठीक है। ये पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके अलग तरीके से समझना। ग्रोथ और मूवमेंट भाई हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग होता है। किसी कोई भाई स्टंटेड ग्रोथ होगी, किसी की ज्यादा, कोई 5-2, कोई 5-3, कोई 5-4, किसी की मूवमेंट किसी प्रकार, किसी की किसी प्रकार अलग है। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन,
किस तरीके से वो कर रहा है, क्या उसका प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है पर्टिकुलर स्पीसीज का। ठीक है, मान लो दो स्पीसीज है, एक का इवोल्यूशन अच्छा खासा चल रहा है प्रोग्रेसिवली, एक भाई वही अपना जो है प्रीमिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ आगे बढ़ा, प्रीमिटिव मतलब पुरानी, ठीक है, ओल्ड वन, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो भाई इसमें तो भाई एक्सेप्शन हो सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कोई एक्सेप्शन हो सकती है कि भाई नहीं ये तरीका नहीं तो ये तरीका हो सकता है। जिसने जोन सा तरीका अपना रखा है पहले से, मतलब जो इवोल्यूशन के टाइम से जोन सा हो गया है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में कि भाई फ्यूजन मतलब एक मेल और फीमेल जो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, पीनस को वजाइना के अंदर मतलब जो है इंसर्ट करना होता है, तो वहां से जो है स्पर्म रिलीज होता है, फिर जो ओवरी होती है, स्पर्म और ओवरी मिलकर एक जाइगोट बना लेती है, आगे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा फिर उसके बाद बेबी की ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, 9 महीने में जाकर वो जो है उसका जो क्या होता है भाई वो फीटस बाहर आता है, राइट। ये एक ह्यूमन बींग का है। ये सेक्सुअल केस में ये तो था भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावरिंग प्लांट जितने भाई उनके भी अपने अलग अलग तरीके हैं भाई। जो है अपना ये होता है हाइड्रा, हाइड्रा हमेशा बडिंग करता है। क्या ये अलग, हाइड्रा को मैं बना देती हूँ, ये मान लो हाइड्रा है, हमेशा बडिंग करेगा, ये इसका बड है, ये टूट के गिर जाता है, इसी से फिर ये आगे बढ़ता जाता है, फिर ये होगा बडिंग होगी, कोई फ्रेगमेंटेशन करता है, कोई भाई जो है स्पोर की फॉर्मेशन होती है किसी में। तो सबके अपने बेसिक्स हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक होंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती कि भाई अगर ह्यूमन बींग का एक ही तरीका है कि उसी से प्रोजेनी बन सकती है, ठीक है, उसी से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो सकती है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन का कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है, नेचुरली अगर बात करी जाए तो। अनएक्सेप्शनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है हम नॉन लिविंग से जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्शन का तरीका है। अदरवाइज देखो इसमें सारों में एक्सेप्शंस देखने को मिल सकती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है रिप्रोडक्शन के तरीके में, राइट। तो जो सेवरल फैक्टर्स हैं एंड प्रोसेसेस जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, भाई रेस्पिरेशन भी सेम ही करेंगे सब, ठीक है, ग्रोथ मतलब एटसेट्रा। लेकिन अमंग देम जो रिप्रोडक्शन होता है भाई ये सिर्फ ओनली डिफरेंस है जो डिफरेंशिएट कर सकता है किसी भी लिविंग बींग को नॉन लिविंग के साथ बिना किसी एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन का भी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पिछले वाले से, तो यहाँ पे थर्ड वन से, लेकिन आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होगे, मैंने अच्छे से आपको इसका मतलब समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, भाई जो एंजियोस्पर्म है उन्होंने डोमिनेट किया है लैंड फ्लोरा को प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर, मतलब ऐसा जो लैंड फ्लोरा का मतलब क्या है कि लैंड पे जो है एंजियोस्पर्म्स ज्यादा देखने को मिलते हैं शुरू से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, किसी डिकेड से प्राइमली सबसे पहले एंजियोस्पर्म ने डोमिनेट किया था लैंड फ्लोरा का बिकॉज ऑफ देयर। ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी क्वालिटी उनके अंदर है, कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, वो हमें बताना है। पावर ऑफ अडेप्टिविटी टू सॉरी इन डाइवर्स हैबिटेट, भाई कोई डाइवर्स का मतलब है जहाँ पे विभिन्नताएं हो, एक विभिन्न जो है हैबिटेट में जिसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं उसमें भाई अडेप्टेशन कर लेना। आप जो है मान लो कि आप एक किसी भी अपने एरिया में रह रहे हो, उससे अलग उसको छोड़ के आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, जहाँ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, आपको उसका खान पान समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और आप जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं कि भाई वहां पे खाना आप जो उधर खाते थे वो नहीं मिलेगा तो आप खाओगे ही नहीं कि भाई नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, आप मर जाओगे, राइट। एक लास्ट तरीका होगा कि वहां आप अडेप्ट कर लो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप खुद को अडेप्ट ढाल लोगे तो वहां पे जीवित रह पाओगे, राइट। तो जो ये पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी होती है डाइवर्स हैबिटेट में बहुत अच्छा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर नहीं भाई, ये कोई मतलब प्राइमरली, यहाँ पे शब्द कौन सा था जिसके ऊपर ध्यान देना है, प्राइमरली, प्राथमिक तौर पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर पाई है। प्राइमली हो सकता है 2-3 यहाँ पे ठीक दिखे ऑप्शन, देखोगे प्राइमली कि सबसे सटीक सबसे एक्सक्लूसिव कौन सा आपको यहाँ लग रहा है, शब्दों पे ध्यान दो। प्रॉपर्टी ऑफ भाई लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आप प्रोड्यूस भी कर लोगे, ठीक है, ये क्या सिर्फ एंजियोस्पर्म कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होंगे वो भी तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई वो अपना लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस कर ले, एंजियोस्पर्म के पास ये कैपेबिलिटी प्रोडक्शन वाली तो उसके पास भी है, राइट। तो ये नहीं बैठेगा, कोई एलिमिनेट करते हैं। नेचर सेल्फ पोलिनेशन, भाई सेल्फ पोलिनेशन जब करता रहता तो ये हमारा उसी सेकंड चैप्टर का 12th बायोलॉजी में जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन था जो, ठीक है, तो उसी के जैसा है ये भी। अगर सेल्फ पोलिनेशन बार बार करते रहते हैं तो एक कंडीशन आती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि उसके बाद जो है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको खेत का एग्जांपल देती हूँ, खेत में जो आप फसल वगैरह बोते हो
अगर आप कंटिन्यूअसली 2-3 साल तक 2-3 बार एक ही फसल को बो रहे हो तो उस जो सोइल की फर्टिलिटी है ना वो कम हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको जोतना पड़ता है, उसको बहाना, बेसिकली लोकल में उसको बोलते हैं कि भाई खेत बहाना, ठीक है, वो आपको करना पड़ता है, ठीक है, ताकि भाई उसकी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको रिटेन किया जा सके, जो दबे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोटेशियम वगैरह जो मस्ट होते हैं उसके लिए, वो वापिस से रिटेन हो सके, ठीक है। तो ये नेचर ये होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकती है, यानी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिकेशन बाय मैन, मैन के द्वारा डोमेस्टिकेशन कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब मैन थे कहाँ, मैन का तो इवोल्यूशन हुआ है, राइट, पहले बंदर गोरिल्ला काइंड ऑफ ये चीजें थी। अब ये भी गलत है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कौन सा प्राइमरी करेक्ट ऑप्शन होगा भाई, ए, पावर ऑफ अडेप्टिविटी इन डाइवर्स कंडीशन। एंजियोस्पर्म ने भैया अडेप्ट किया है खुद को सभी काइंड के हैबिटेट्स में, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाली हो, ट्रॉपिकल रीजन हो, डेसिडियस यानी सूखे रुखे वाला एरिया हो, ठीक है, इन सब में सेल्फ पोलिनेशन जो है कुछ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। अगर मैं सेल्फ पोलिनेशन की भी बात करूं, और जो प्रोडक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ सीड, वो क्या इंश्योर करती है कि भैया एटलीस्ट कुछ तो जर्मिनेट करें। अगर मैं इसका एक मेन रीजन आपको बताऊं कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, इससे ऐसा भी तो हो सकता है इन्होंने सीड्स तो बहुत सारे बना दिए लेकिन कुछ ही जर्मिनेट करें, ठीक है। इसका ये मतलब होता है जब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पीसीज बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करती है प्लांट की, इसका मतलब क्या इंश्योर करना चाह रहे हैं वो कि कोई ना कोई सा तो उनका सीड जर्मिनेट हो ही जाए किसी प्रकार से, ठीक है। और नॉट ऑल प्लांट्स हैव बीन, और भाई एंजियोस्पर्म्स के केस में सभी प्लांट जो है कभी भी मैन के द्वारा डोमेस्टिकेट नहीं किए गए, यानी मैन के द्वारा देख रेख में वो नहीं आई थे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ भाई, यहाँ पे हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी, वो ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी को ऑब्टेन करे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से, ठीक है, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जब, वो ऑर्गेनिज्म जो उससे एनर्जी को ऑब्टेन करे उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास दे रखी है, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स, सेपेरोजोइक और एक है कोप्रोहीटेरोट्रॉफ्स। मैं चारों को सबसे पहले आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं कीमोऑटोट्रॉफ्स की बात करूं तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई जो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को बाय केमिकल रिएक्शन की मदद से, जो है एनर्जी को ये ऑब्टेन करते हैं, लाइट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट आर कॉल्ड कीमोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमोट्रॉफ्स या कीमोट्रॉफ्स हम इन्हें बोल सकते हैं। जब कोई भी रिडक्टेंट हम ऑब्टेन करते हैं इन्वायरमेंट से, मतलब वो किस फॉर्म में होते हैं भाई, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। मैंने क्या बोला, इन्वायरमेंट से जब भी आप किसी भी रिडक्टेंट को ऑब्टेन करते हो, ठीक है, रिडक्टेंट्स यानी जो रिडक्शन फॉर्म में होते हैं, रिडक्टेंट को जब भी आप ऑब्टेन करते हो इन्वायरमेंट से, वो एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, कीमोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। वो मैंने आपको कीमोट्रॉफ्स बताया था, ये मैं आपको बता रही हूँ कीमोऑटोट्रॉफ्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कीमोऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। अगर ये ऑर्गेनिक होंगे देन द ऑर्गेनिज्म, तो उस कंडीशन में हम इसे क्या बोल सकते हैं, कीमोहेटेरोट्रॉफ्स। अगर ये क्या है भाई, इनऑर्गेनिक है तो इन्हें हम बोलेंगे कीमोऑटोट्रॉफ्स, और अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में है तो क्या बोलते हैं, कीमोहेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटोऑटोट्रॉफ्स की अगर मैं बात करूं, ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद बनाते हैं, उन्हें फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। सेपेरोजोइक की अगर मैं बात करूं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को ऑब्टेन करते हैं डेड या डिकेइंग मैटर से। ये तो ईजी है भाई, आप पहले से काफी, डेड या डिकेइंग मैटर से जो अपने फूड को ऑब्जर्व करते, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करें सॉरी, ऑब्टेन करते हैं, उन्हें सेपेरोजोइक बोलते हैं। कोप्रोहेटेरोट्रॉफ्स की अगर मैं कीमोहेटेरोट्रॉफ्स में वैसे बता चुकी हूँ, फिर से सुन लो। कीमोहेटेरोट्रॉफ्स कैसे हो सकते हैं, कैन बी कीमोलिथोहेटेरोट्रॉफ्स, कीमोलिथोहेटेरोट्रॉफ्स यानी कि जो यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन सोर्सेज, इन ऑर्गेनिक कौन से हो सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है, उनको यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में कौन से आ सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, बहुत सारे जो एनिमल्स और फंगाई होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, कीमोहेटेरोट्रॉफ्स के होते हैं, ठीक है, जो ऑब्टेन करते हैं मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम, जो कि अपनी एनर्जी जो है किससे ऑब्टेन करते हैं, ऑक्सीजन से, ठीक है। और
अगर मैं बात करूं डी वाले की, कोप्रो हिट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, तो भाई ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो अपना न्यूट्रिशन, जो एनिमल का डंग होता है यानी गोबर से अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं उसको बोलते हैं कोप्रो हिट्रोट्रोफ्स। तो भाई मैंने आपको चारों समझा दिए, यानी कि एक दो चीज एक्स्ट्रा ही बताई। तो क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करता है? भाई ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस रिडक्टेंट का जिक्र किस में आया था? कीमो ऑटोट्रोफ्स में, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई इसका? बी, कीमो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, जो रिडक्टेंट की फॉर्म में इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है सब्सटेंस अपनी इन्वायरमेंट से लेते हैं उनको कीमो ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। व्हाट इज ट्रू फॉर, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रोप्स? फोटोलिथोट्रोप्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे फोटोलिथोट्रोप्स, सबसे पहले आप इस वर्ड का ब्रेक डाउन कर लो थोड़ा सा, ठीक है, कि फोटोलिथोट्रोप्स होता क्या है। फोटोलिथोट्रोप्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपने खुद के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भाई जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसकी मदद से? रेडिएशन एनर्जी की मदद से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? फोटोलिथोट्रोप्स। देखो मैं थोड़ा सा आपको इसको तोड़ के बता देती हूँ। देखो फोटो का मतलब क्या होता है भाई, जो भी वो अपना क्या होता है, ये सनलाइट वगैरह। लिथोट्रोप का मतलब होता है, लिथोट्रोप वो उन्हें बोलते हैं भाई, लिथोट्रोप का मतलब होता है जो अपनी एनर्जी को लाइट से ऑब्टेन करते हैं। देयरफॉर वो जो उनका इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ओनली टू फ्यूल, वो अपने जो भी उनकी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसको अंडरगो करने के लिए। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं लाइट की एनर्जी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, अपना खुद का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के साथ रेडिएशन एनर्जी की मदद से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मैंने आपको फोटोलिथोट्रोप्स का मतलब बताया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑब्टेन रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम, ऑर्गेनिक से नहीं, रेडिएशंस फ्रॉम, ये गलत है भाई। ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं रेडिएशन से, और हाइड्रोजन से इनऑर्गेनिक आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक बताया था आपको, इनऑर्गेनिक से यहाँ पे आएगा इनऑर्गेनिक, तो यानी ये करेक्ट है। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम नहीं भाई, एनर्जी और साथ में रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन भी मतलब एनर्जी को रेडिएशन और हाइड्रोजन से। उसके बाद ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक, नहीं सिर्फ एनर्जी नहीं होगा ना, ये गलत है। ये इनऑर्गेनिक तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आना था? फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी भाई फोटोलिथोट्रोफिक बैक्टीरिया के, जैसे कि इसमें कौन सा हो सकता है? एक होता है भाई पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, जिसका नाम होता है कोमेटिशिया, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। ग्रीन बैक्टीरिया हो सकता है, और साइनोबैक्टीरिया यानी कि जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके कुछ एग्जांपल है। पर्पल बैक्टीरिया से याद रख लो, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ये चीजें आप याद रख सकते हो। यहाँ पे 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, पहली लाइफ जो थी अर्थ पे वो कौन सी थी? साइनोबैक्टीरिया थे, कीमोहिटोट्रोफ्स थे, फोटो थे, ऑटोट्रोफ्स थे। सभी का मतलब आपको पता है। कीमोहिटोट्रोफ्स मैं बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक से जो जो हमारा कीमो ऑटोट्रोफ्स था यानी रिडक्टेंट जो इन्वायरमेंट से मिलते थे। ठीक है, एक था यहाँ पे मैंने बोला था इनऑर्गेनिक के प्लेस पे ऑर्गेनिक होगा, तो आप उस कंटेक्स्ट में कीमोहिटोट्रोफ्स यूज करोगे। तो ये हमारे पास वो होता है। फोटोट्रोफ्स आपको पता है सनलाइट की वजह से, ऑटोट्रोफ्स आपको पता है जो प्लांट वगैरह ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो कीमोहिटोट्रोफ्स इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई, याद रखोगे थोड़ा सा। जो है अब ये चीजें देखो मैंने समझा तो दी है, चारों पॉइंट मैंने समझा दिया, लेकिन ये कुछ ऐसा डाटा है, अब ये आप ऐसे याद रखोगे कि भाई फर्स्ट लाइफ अर्थ पे कौन सी थी? कीमोहिटोट्रोफ्स। ठीक है, याद रखने वाली बात है। पहली लाइफ जो अर्थ पे थी वो कीमोहिटोट्रोफ्स थी। दीज वर फॉर्म्ड इन, वो ये इन्वायरमेंट में फॉर्म हुए थे ऑफ सी का जो इन्वायरमेंट है, समुद्र का जो इन्वायरमेंट है भाई, वहां पे ये फॉर्म्ड हुए थे, जिनके पास मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एविडेंसी थी, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भर भर के इनके पास थे। दे एब्जॉर्ब द, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल था इन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया था फॉर द सेक, मतलब न्यूट्रिशन के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब किया, और हेंस इनको हम क्या बोलते हैं? कीमोहिटोट्रोफ्स। ठीक है, जो मैंने बोला था ऑर्गेनिक का जिक्र आएगा, इनऑर्गेनिक होता तो क्या आता? कीमो ऑटोट्रोफ्स आ जाता, राइट।
तो करेक्ट ऑप्शन आएगा भाई बी, याद रखोगे। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बताना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लिविंग सिस्टम का इज टू, वो क्या होगा? तो भाई यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, नहीं भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करी जा रही है। रेप्लिकेट बिल्कुल ठीक होगा। प्रोड्यूस गैमेट्स, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर, देखो मैंने यहाँ पे आपको एक बार, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बोला गया, मोस्ट इंपोर्टेंट जब बोला है इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए चारों ऑप्शन इंपोर्टेंट है। यहाँ पे वही बात हो गई कि आपको एक्सक्लूसिव और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बताना है कि आपको कौन सा लग रहा है कि भाई कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, ज्यादा वेटेज कौन सा इसमें मतलब अपना लेकर चल रहा है इसके लिविंग सिस्टम के केस में। ठीक है, चारों ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ कौन सा है, मतलब ज्यादा सटीक कौन सा है? तो भाई इसमें वो बी होगा, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखो जो रेप्लिकेशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, उससे क्या होता है भाई, जितने जेनेटिक मतलब आगे ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ना, गैमेट्स बन गए और आगे कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ही नहीं हुई तो क्या फायदा? तो ये जो ह्यूमन की इवोल्यूशन वाला जो प्रोसीजर है वो आगे कैसे बढ़ेगा, राइट? तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट नहीं है। लिविंग के लिए वही रेप्लिकेट, जब रेप्लिकेट होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तभी तो आगे जाके ट्रांसफर होगा वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, राइट? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी एग्जिबिट करेगा फिर ह्यूमनली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका कौन सा होगा? बी होगा 10th का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11th। बुक जेनेरा प्लेंटेरम वॉज रिटन, भाई ये जो बुक है कौन सी, जेनेरा प्लेंटेरम वॉज रिटन, भाई किसने लिखी थी? तो भाई करेक्ट ऑप्शन, साइंटिस्ट का नाम है, डाटा है, याद रखोगे, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने लिखी थी। बेंथम और हुकर ने क्या लिखा था भाई? जेनेरा प्लेंटेरम बुक लिखी थी। देखो उनका जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो यही था, जेनेरा प्लेंटेरम में, जिस जो कि उन्होंने कब शुरू किया था, विच मतलब बिगन इन 1862 और उन्होंने कंक्लूड किया था 1883 में। ठीक है, मतलब पूरा कंक्लूजन अच्छे से सब कुछ करके 1883 में रैप अप हो गया था इन कोलेबोरेशन विद सर जोसेफ डेल्टन हुकर के साथ। यानी कि इस वजह से बेंथम एंड हुकर जो है साइंटिस्ट हम साथ में मानते हैं जिन्होंने बुक लिखी थी जेनेरा प्लेंटेरम। ठीक है, जिसमें कि जेनेटिक्स की काफी सारी नॉलेज थी, नॉलेज मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें लिखी गई थी। प्लेंटेरम यानी प्लांट्स के केस में। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फॉसिल को आप सभी जानते भी, बहुत ईजी है, पेल्टेनोलॉजी से हम बोलते हैं। ठीक है, पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी जो कि किसकी स्टडी होती है, जिसमें कि उसकी फोसल्स की, राइट? हर्पिटोलॉजी में क्या होता है भाई? ये ब्रांच ऑफ जूलॉजी होती है जिसमें रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं भाई उनकी स्टडी होती है। ठीक है, किसकी? रेप्टाइल्स और जितने भी एम्फीबियंस वगैरह होते हैं उनकी स्टडी किसमें होती है? हर्पिटोलॉजी में। सोरोलॉजी में बात करूँ तो जितनी भी लिजार्ड्स होती है, स्पेसिफिकली लिजार्ड्स भाई, उनकी जो स्टडी होती है वो किसमें होती है? सोरोलॉजी में। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में तो बताने की ऐसे खासी जरूरत है नहीं, ये एक थ्योरी है जो कि दैट मोर रिसेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर ओरिजिन, मतलब कि जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से जो भी आगे इवोल्यूट होके प्लांट्स की और एनिमल्स की स्पीसीज आती हैं उनके डिफरेंस को डिस्टिंगाइज, मतलब उनके बीच में डिस्टिंगाइज किया जाता है कि उनके एंसिस्टर और डिसेंडेंट्स जो होते हैं और जो अब मॉडिफिकेशंस होकर जो भी स्पीसीज जनरेशन बनी है उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टेंस होता है, बेसिकली उसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, उन्होंने एक प्रपोज की थी कौन सी थ्योरी? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। एक साइंटिफिक थ्योरी होती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, प्लांट और एनिमल दोनों की। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बाय विच चेंजेस जो भी जेनेटिक कंपोजिशन जो होती है पॉपुलेशन की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की जो भी जेनेटिक कंपोजिशन होती है उसमें जो चेंज आते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में, जो जो चेंजेस फिर उस स्पीसीज में देखने को मिलते हैं उसकी स्टडी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में होती है। और ये थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। इवोल्यूशन चैप्टर है आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी में, वहां पे आप अच्छे से समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, होम्योस्टेटिस इज ऑर्गेनिजम्स। होम्योस्टेटिस बेसिकली एक टर्म है, क्या होता है, क्या मतलब है वो बताना है। टेंडेंसी टू चेंज विद, गलत है भाई, बेसिकली एक डेफिनेशन है, इसको मैं क्या समझाऊं। डेफिनेशन है, याद रखोगे, टेंडेंसीज टू रेजिस्ट चेंज। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है होम्योस्टेटिस की वो समझो। ठीक है, स्पेस लेकर बता देती हूँ थोड़ा सा लिखकर, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बायोलॉजी में बहुत बार होम्योस्टेटिस वगैरह का आप यूज देखोगे वहां पे।
ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो कि क्या होते हैं भाई, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिनके पास होता है ऑफ मेंटेनिंग, किसको मेंटेन करने का, जो उनके इंटरनल कंडीशन होती है, यानी जो फेवरेबल इंटरनल कंडीशन होती है उनको मेंटेन करने का, मतलब बिना किसी छेड़छाड़ के, मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह के छेड़छाड़ के लिविंग सिस्टम में डेस्पाइट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो उनके अंदर फेवरेबल इंटरनल कंडीशन है वो उस चेंज से चेंज ना हो, ठीक है, वो अपना बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे ही रहे। जैसे कि विंटर में जो स्किन है भाई वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, विंटर में आप अपनी स्किन को देखोगे, ठीक है, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सिकुड़ सी जाती है। क्यों सिकुड़ती है? ताकि वो बॉडी हीट को क्या कर सके, कंजर्व रख सके, और अंदर जो टेम्परेचर, यानी कि अब हमारा एक्सटर्नल कंडीशन बदल गया, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी क्या करने लगती है भाई, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी रिस्पॉन्स, जैसे आप शिवर करोगे, आप कांपने लगोगे, जिससे थोड़ी सी बॉडी हीट जनरेट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी स्किन, ठीक है, जिससे कि अंदर की जो फेवरेबल कंडीशन है वो ऐसी की ऐसे मेंटेन रह सके। यानी कि आप होम्योस्टेसिस का एक नॉर्मल बात याद रख सकते हो, टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, वो होता है होम्योस्टेटिस, ठीक है। यानी कि अब ये कब होगा, जब भाई जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो भी, उसके खिलाफ आप उस चेंजेस को रजिस्ट कर सको, टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज। आप अगर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहे हो, चेंज हो जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट। तो टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज, राइट। डिस्टर्बेंस तो नहीं होनी चाहिए। प्लांट एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी, गलत है भाई ये ऑप्शन, ठीक है, कुछ ये नहीं है। एक्सट्रैक्ट यूज, कोई क्या, कौन से एक्सट्रैक्ट यूज किए जाते हैं होम्योपैथी में, राइट, इसका तो केस ही नहीं है। होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन है, जिसके कंटेक्स्ट में हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। क्या बोला गया है, जो एम्प्लॉयमेंट होती है हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स की। हेरिडिटरी क्या क्या मतलब होता है? हेरिडिटरी वो होता है भाई, किसी भी एक पेरेंट से दूसरे ऑफ स्प्रिंग में जो भी आगे पास होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इम्प्लॉयमेंट होती है हेरिडिटरी प्रिंसिपल की, किसकी, ह्यूमन रेस की इंप्रूवमेंट में, उसका क्या बोला जाता है, बेसिकली ये बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका होता है हमारे पास यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक्स। अब मैं आपको यूथनिक्स, यूफेनिक्स, इंथोलॉजी, ये तीनों चीजें मैं आपको बताने भी वाली हूँ, इथनोलॉजी, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिक्स ही समझ लो, करेक्ट ऑप्शन जो है ये किसकी साइंस होता है भाई, ये वो साइंस होती है जो किसके साथ डील करती है, फैक्टर जो सच एज प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जितने भी जेनेटिक्स के प्रिंसिपल होते हैं ये वो साइंस होती है जो उसकी स्टडी के साथ डील करती है, जो रिलेटेड होता है ह्यूमन रेस की इंप्रूवमेंट के साथ। इंप्रूवमेंट जो होती है रेस की इज पॉजिटिव यूनिक्स, वो क्या होती है भाई, इंप्रूवमेंट जो होती है ह्यूमन रेस में, यानी कि भाई यहाँ पे नस्ल की बात करी गई, ह्यूमन रेस यानी कि नस्ल, आदमी ह्यूमन की जो नस्ल होती है उसमें इंप्रूवमेंट, ठीक है, वो पॉजिटिव यूनिक्स होती है। अगर फैक्टर्स जो है इम्पेयर्ड हो, अगर भाई फैक्टर्स कैसे हो, इम्पेयर्ड, यानी एक तो पेयर्ड फैक्टर जैसे क्रोमोसोम के, इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूनिक्स, एक भाई इम्पेयर्ड फैक्टर हो, ठीक है, तो सिंगल उसको बोलते हैं नेगेटिव यूनिक्स। बाकी यूनिक्स की स्टडी होती है मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस की, यानी कि सच एज प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। यूथनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये साइंस होती है जो इंप्रूव करती है लाइफ की कंडीशन को, और जो इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन बींग का, ठीक है, उसकी स्टडी। इथोनोलॉजी की बात करूं तो ये स्टडी होती है डिफरेंट रेसेस, जो भी मैनकाइंड यानी जितने भी लोग होते हैं उनकी जो अलग अलग नस्ल होती है उसकी स्टडी को इथोनोलॉजी बोलते हैं। उनकी किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई इस नस्ल की इतनी जो है पॉपुलेशन है इसका इतना, और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप और क्या एक्टिविटीज वो पजेस करते हैं, उसको बोलते हैं इथोनोलॉजी। यूफोनिक्स की अगर मैं बात करूं, ये स्टडी होती है बॉडी फंक्शंस की और ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटी डिफेक्ट, जो भी मतलब देखो अब जैसे किसी पेरेंट से ऑप्शन में वही डिसीज वही डिफेक्ट आ गया, यानी कि वो जन्म जाते यानी वो हेरिडिटरी डिफेक्ट है, उसको उसकी ट्रीटमेंट की और बॉडी फंक्शन की स्टडी को मेडिकल मींस की के जरिए जो होती है उसको यूफनिक्स बोला जाता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है क्लास 12 की बायोलॉजी में, वहां पे हम ये चीज समझते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह क्या होती है, जिसमें कि कोई भी मतलब थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, कोई भी डिफेक्टेड जीन अगर होता है तो भाई उसका रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है एक अच्छे खासे जो है जीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15th। स्टेटिक कंसेप्ट जो होता है स्पीसीज का, वो पुट फॉरवर्ड बाय ऑफ स्पीसीज, किसके द्वारा जो है भाई आगे रखा गया था, लेनियस कैरलियस
जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा, और ये जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है साइंटिस्ट का नाम है, याद रखोगे, ठीक है। डार्विन ने तो भाई उसकी अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन है, जो कैरोलस लिनियस होते हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके ऊपर आपको। बाइनोमियल क्या था वो, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। उनकी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को जो है इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था कि देयर कैन बी वेरिएशन स्पीसीज के अंदर, जो भी स्पीसीज होती है, कोई भी पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है उसमें वेरिएशन यानी भिन्नताएं हो सकती है, बट दे डू नॉट चेंज। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, देखो डिफरेंस तो हो सकता है, भिन्नताएं वैरायटीज हो सकती है किसी भी स्पीसीज के विदिन, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई वो जो है एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में चेंज हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। था कुत्ता और थोड़ा सा कुछ भी रिप्रोडक्शन के बाद और वो बन गया बिल्ली, ऐसा नहीं है। अपना अलग नस्ल हो सकती है, वैरायटी हो सकती है, कुछ भी इवोल्यूशन हो सकता है थोड़ा बहुत उसके जीन्स वगैरह की वजह से, ठीक है। उसके जेनेटिक कुछ ऐसी जो है ड्रिफ्ट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी स्पीसीज ही बदल गई बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ है हमारे पास इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट यानी खिलाफ है, किसके रूल्स के, आईसीबीएन के रूल्स के खिलाफ है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है इसकी फुल फॉर्म, ये भी आ सकता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगेंस्ट जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटर्न स्टार्ट, गलत। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को मैं बताने वाली हूं, इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहला तो ये यहाँ पे क्या गलत है कि दो यहाँ पे हमारे पास होते हैं, जैसे कि जेनेरिक और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगी यहाँ पे, मैंजनी फेरा इंडिका का मैंगो का साइंटिफिक नाम है, इस एग्जांपल से ही समझाने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स, मतलब इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो दिया था कैरलेस ने, उनके रूल्स के अनुसार जो ये तो होता है भाई, जो पहला होता है इसको बोलते हैं हम जेनेटिक नेम, ठीक है। और जो दूसरा होता है जो बाद में हमारे पास होता है वो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों ही जो स्मॉल लेटर से शुरू, गलत है भाई। जो पहला जो जेनेरिक का नाम होता है वो होता है कैपिटल, और जो दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। ये याद रखोगे, ये इसका रूल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया एक रूल। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, हैंड रिटन स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम शुड बी, बिल्कुल ठीक है। अगर हाथ से हम लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करना जरूरी, जैसे कि यहाँ पे मैजनी फेरा इंडिका, ये आई स्मॉल इंडिका काइंड ऑफ, ठीक है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक, बिल्कुल ठीक है। एक ये जेनेरिक नाम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। स्पेसिफिक नेम्स आर इन लैटिन शुड बी आइटलाइज्ड। अगर भाई आप इसको हैंड रिटन नहीं लिखते, मतलब काइंड ऑफ कंप्यूटराइज्ड तरीके से लिखते हैं, तो इनके जो साइंटिफिक नाम है भाई ये इटैलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब काइंड ऑफ, भाई आपको पता होगा कैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है, ठीक है, ताकि ये इसका जो लैटिन जो है इसका ओरिजिन है उसको दर्शा सके कुछ ऐसे। और हैंड रिटन है तो आप अंडरलाइन करोगे नीचे, ये थे भाई इसका, ठीक है। वो अगेंस्ट है, ये तीनों इसके रूल हैं, काफी इजी था, राइट। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस को, जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जबकि दूसरा जो है स्पीसीज एपिथेट को, जो कि स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी किसकी, 17th क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन, करेक्टली सही लिखा हुआ रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज डिस्क्राइब। अभी एग्जाम्पल भी मैंने वही लिया था भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी साइंटिस्ट जिस भी नाम का, जिस भी स्पीसीज को जो है इन्वेंट डिस्कवर करते हैं, उनका जो साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट का नाम है उसको लास्ट में लिखा, जैसे यहाँ पे कैरलेस लिन का लिन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ये गलत है भाई, पूरा नाम नहीं लिया जाता, उसका जो सेकंड नेम होता है ना किसी भी साइंटिस्ट का, उसको हम लास्ट में लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यानी कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है, बचा कौन सा, बी बिल्कुल ठीक है। कैपिटल है, स्मॉल है, मैंजीफेरा लिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई 18th। मैं उम्मीद कर रही हूँ अब तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नोमेनक्लेचर इज गवर्नड सर्टेन यूनिवर्सल। नोमेनक्लेचर के भाई कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो मैंने बताया, यूनिवर्सल ही थे जो हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसके अपने नोमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब अपोजिट, कौन सा जो है इसके अपोजिट है टू रूल्स ऑफ मतलब इनकरेक्ट बताना है बेसिकली। भाई समझो, क्वेश्चन को समझो। कॉन्ट्रेरी बोल दिया यानी कोई 3 तो होंगे भाई, फेवर में एक होगा कॉन्ट्रेरी, यानी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दैट इज इट। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। गलत है भाई, पहला ही गलत हो गया। आप किसी भी लैंग्वेज में थोड़ी बायो, अभी तो पीछे बताया था, क्या बताया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक फॉर्मल सिस्टम है भाई नेमिंग स्पीसीज का। अब अगर यहाँ पे एक चीज ही देख लो, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल नाम ले दिया, यूनिवर्सल यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया, तो यूनिवर्सल तो वो चीज होगी ना जो पूरे यूनिवर्स में एक जैसी चले और हर एक जो है पर्टिकुलर रीजन में वो चीज समझ भी आ जाए। अब ऐसा अगर अलग अलग लैंग्वेज में चीज चलेगी तो वो यूनिवर्सल कैसे रह गई, ठीक है, उसका तो यूनिवर्सल वाला तो कंटेक्स्ट ही खत्म, यहीं पे कंसेप्ट वो ओवर हो गया है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, वो एक पर्टिकुलर चीज चलती है तभी उसको हम यूनिवर्सल का जो है ये दे सकते हैं इसको कि भाई हाँ ये यूनिवर्सल रूल्स में आती है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। एक फॉर्मल सिस्टम होता है नेमिंग स्पीसीज का लिविंग थिंग्स में, बाय विच गिविंग अ नेम कंपोज, जो कि 2 पार्ट्स का नाम बना होता है। एक होता है बोथ ऑफ विच, जो कि लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म्स यूज करते हैं। इसमें लैटिन मैंने आपको बताया था नहीं, इटैलाइज्ड या फिर लैटिन, ठीक है, लैटिन ओरिजिन को ये दिखाता है। ऑल्दो दे कैन बी बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कैन बी रिटन, ये गलत है। रिप्रेजेंट जीनस नेम, सेकंड बिल्कुल ठीक है, लेटन बिल्कुल ठीक है, व्हेन रिटन हैंड बिल्कुल ठीक है भाई। तीनों पॉइंट क्या अभी ऊपर हमने देखे नहीं, वही बात है, राइट। नेक्स्ट है भाई 19th, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम। भाई कौन सा ऐसा टाइम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं टमाटो और पोटैटो के बीच में, जितनी भी कॉमन यानी जितनी भी वो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक समानताएं जो हैं उनमें सिमिलरिटीज जो होती हैं वो कौन से लेवल पे मैक्सिमम मानी जाती है, मतलब कौन से लेवल पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज ये दोनों एग्जिबिट करने लग जाती हैं अपने, मतलब एक लेवल होता है ऐसा, ठीक है। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू हायरार्की जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आप जानते हो 7 ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे, तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे स्पीसीज, फिर आता है क्या अपना जीनस, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फैमिली, फिर यहाँ पे फाइलम और लास्ट में क्या आता है भाई किंगडम, ठीक है, जो सबसे बड़ा आता है। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जिस भी तरीके से आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया ऐसा कौन सा लेवल है जिस दौरान टोमेटो और पोटैटो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैक्सिमम लेवल पे जो है एग्जिबिट कर पाते हैं। तो बताना है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन। एक चीज देखो, जीनस की अगर मैं बात करूंगी, आप ये ह्यूमन बींग से एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। जीनस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो आप एक एक प्रीसाइजली आप इस चीज को देखते हो कि भाई किस में किस प्रकार के जीन, ये देखते हो ना घरों में भाई किसी मम्मी पापा के कौन से जीन मतलब कौन से क्वालिटीज किसके अंदर गई है, किस में क्या, तो आप बिल्कुल उसको डिस्टिंग्विश कर देते हो, ये बिल्कुल उससे अलग है, ये बच्चा उससे अलग है। बिल्कुल आप जेनेटिक लेवल पे जब बात करते हो ना तो आप ऐसे ही बात करते हो भाई, आप बिल्कुल अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज निकलेंगी। ऑर्डर में बात करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर में भी भाई ऐसे अलग अलग कि भाई ये बिल्कुल बड़ा, ये बिल्कुल छोटा, ऐसे देखते हो कि भाई हाँ ये सबसे बड़ा, ये मतलब ह्यूमन बींग से कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं, बच्चों में कि भाई ये बोल देते हैं भाई ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे, राइट। ऑर्डर में भी आप बिल्कुल सिमिलरिटीज कौन सी बताते हो, ठीक है। ऑर्डर के तरीके से जब हम बात करेंगे तो आप बिल्कुल एक बार ये बोलते हो कि भाई ये बिल्कुल बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, राइट। तो ऑर्डर में भी आप जो है मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट नहीं, पोजेस नहीं कर पाते। डिवीजन में बात करी जा रही है, जब नाम ही डिवीजन हो गया, डिवीजन में तो क्या होगा, बिल्कुल ही अलग अलग उनको जो है हम आंक देते हैं, बता देते हैं, मतलब समझते हैं, मानते हैं। फैमिली की अगर हम बात करी जाए तो हम एक बार में क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी फैमिली होगी जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मेहरा फैमिली। अब मेहरा फैमिली में हम ये थोड़ी देखेंगे कि उसके अंदर कौन किस प्रकार का आदमी बच्चा क्या रह रहा है, हम सिंपल बोलते हैं भाई मेहरा फैमिली, और उसकी मतलब हम उसको क्या मानते हैं, गठित, मतलब एक तरीके से मतलब एक ही चीज कंसीडर करके चलते हैं। क्या आप उसमें डिसिमिलरिटी देखने बैठते हो, मेहरा फैमिली में क्या डिसिमिलरिटी है भाई, ये देखने बैठते हो जब हम एक फैमिली का नाम लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल से, इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि जब फैमिली का जिक्र आएगा उस दौरान मतलब बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टोमेटो और पोटैटो के बीच में, वो मैक्सिमम पाई जाती है, मैक्सिमम होती है जब हम एक फैमिली के तौर पे, फैमिली के लेवल पे बात करी जाए,
ठीक है। तो ये आप इस ट्रिक से, ये जो मैंने आपको पूरा चीज समझाई है ना कि जीनस में उस बच्चों का ऐसा अलग होता है, ऑर्डर में आप बड़ा छोटा ये देखते हो, डिवीजन में तो आप बिल्कुल इनको डिवाइड करके देखते हो, हाँ भाई इसमें ये अलग फीचर है, इसका ये अलग फीचर है। फैमिली की बात आती है, हम सिर्फ बोलते हैं मेरा फैमिली, ठीक है, उसमें हम ये नहीं देखते भाई क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं, हम सिंपल ये कोई भी होगा ये बोलता है भाई ये फैमिली ऐसी, ये फैमिली ऐसी है, ये फैमिली। तो फैमिली के अंदर जितने भी लोग होंगे उनमें तो भाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम होंगी ना। मेरा फैमिली बत्रा फैमिली से अलग हो सकती है, लेकिन वो मेरा फैमिली के अंदर थोड़ी हम ये बोलेंगे उनमें ही डिसिमिलरिटीज है। मेरा फैमिली अब गठित हो गई है, उनमें तो भाई मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी, अब वो दूसरी फैमिली से अलग हो सकती है, राइट। तो एक फैमिली के अंदर जितने भी जब मेंबर्स होते हैं, यानी टमाटो और पोटैटो एक ही फैमिली के हैं, तो उस दोनों उनमें क्या होती है, मैक्सिमम जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों एग्जिबिट करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये पूरी कहानी मैंने इसी वजह से आपको बताई ताकि आप इस क्वेश्चन का महत्व मतलब समझ पाओ, कैसे याद रख सकते हो ये चीज समझ पाओ, ठीक है। तो भाई फैमिली जो है कैरेक्टराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर, दोनों के तौर पे हम उसको कर सकते हैं। टमाटो जिसका नाम जो होता है, भाई साइंटिफिक नाम की बात करूं, हालांकि काम तो नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ, लाइकोपेरिसोन इस्कुलेंटम, ये जो होता है इसका नाम होता है, किसका, टमाटो का नाम होता है। पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसोम, ठीक है। तो ये किसका नाम है साइंटिफिक, पोटैटो का। ये जो है सोलेंसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने पहले सुना भी हो, सोलेंसी फैमिली से ये क्या है, बिलोंग करते हैं, पोटैटो एंड टमाटो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। Which one of the following organism is scientifically correct में, करेक्टली में, साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड कौन सा है, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग मतलब इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अनुसार कौन सा करेक्टली प्रिंटेड है और करेक्टली डिस्क्राइब, बेसिकली बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें कौन सी होगी। मुस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस गलत है भाई। मुस्का डोमेस्टिका किसका साइंटिफिक नाम है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस फ्लाई का नाम है भाई ये, तो बिल्कुल गलत। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एक प्रोटोजोन पैथोजन होता है, ठीक है, कोजिंग द मोस्ट सीरियस, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लास 12th का 10th और 8th चैप्टर है, मैं अच्छे से याद नहीं है, उस चैप्टर में जो है ये आपको मलेरिया के बारे में अच्छे खासी, ये पूरी एक लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की, ठीक है। मलेरिया कैसे कोज होता है, क्या पैथोजन है काइंड ऑफ, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है इसका, उस चैप्टर में काफी डिटेल में है ये चीज, ठीक है। तो ये ठीक है। फेलिस टिग्रिस इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड, गलत है भाई। फेलिस टिग्रिस कोई मतलब ये एक इंडियन टाइगर नहीं होता, ये बंगाली टाइगर होता है, बंगाल टाइगर, ठीक है। इस प्रोटेक्टेड इन गिर में नहीं, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलाई, ठीक है, फुल नेम एंटामीबा कोलाई, गलत है भाई, इसका फुल नेम होता है स्किरिकिया कोलाई, ये कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, बिल्कुल ठीक है। नाम गलत है इसका पूरा नाम, इसमें भी गलत है, ये भी गलत था, ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। अपना प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एक प्रोटोजोन पैथोजन है जो कि एक मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया को कोज करता है, फेल्सीपैरम मलेरिया जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट 21st की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, कौन सा इनमें से एनिमल जो करेक्टली मैच्ड है उसके पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी के साथ, टाइगर टिग्रिस द स्पीसीज, करेक्टली बिल्कुल ठीक है भाई, टाइगर टिग्रिस उसका नाम है, ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी उसकी स्पीसीज है। कटल फिश मोलस्का आ क्लास, ये गलत है भाई, ठीक है। ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली, गलत है। हाउस फ्लाई मिस्का ऑर्डर, ये भी गलत है, ठीक है। हाउस फ्लाई मुस्का जो है इसका जीनस नेम है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ह्यूमंस में जो ये प्राइमेटा है ये फैमिली नहीं है, ये इसका ऑर्डर होता है। ये आप भाई अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 11 पे जाओगे, वहां पे आपको ये दे रखा है, ठीक है। वहां से आप इसको जो है ये टेबल दे रखी है पूरी एक बेसिकली, ठीक है, जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इन चारों का बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन ये दे रखा है सारी चीजें, ठीक है। कटल फिश मोलस्का यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ऑर्डर है भाई, यहाँ पे एक क्लास नहीं होती, मोलस्का एक ऑर्डर है, ठीक है, क्लास नहीं है, मोलस्का ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट और इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ICBM स्टैंड्स फॉर, बहुत ईजी है भाई ये तो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर मैंने बता भी दिया, कोड ऑफ बोटेनिकल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल फुल फॉर्म है। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है ये बताना है। सेक्सुअल कैरेक्टर गलत है, डेफिनेशन पता होना चाहिए भाई, ठीक है।
एंसेस्ट्रल लीनिएज, ये भी गलत है भाई। एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ जो भी अब एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई ऑर्गेनिज्म, उनकी पिछली एंसेस्ट्रल मतलब कि जो उनके पूर्वजों के लीनिएज को से जो है बेस्ड होते हैं, उसके ऊपर नहीं। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्कुल ठीक है। फिनेटिक, आप एक चीज, फिनोटाइप्स एक टर्म होती है, और मतलब बेसिकली फिनी, इसका जो मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस से आप क्या, आप उसको फिजिकली देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। फेनेटिक का मतलब ये होता है। तो जो है अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसके बेस्ड पे जो है फिनेटिक क्लासिफिकेशन की जाती है। डेंडोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चैप्टर में, कुछ काम ही नहीं है। तो देखो फिनेटिक क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होती है, अपॉन जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्व भी तो तभी कर पाएंगे भाई जब आप किसी चीज को देख पाते हो, और देख यानी फिनेटिक का मतलब क्या है, आप फिजिकल अपीयरेंस से क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसकी, राइट, वही चीज है। तो और दूसरा मैं बात करूं, किसका अपोजिट होता है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक सिस्टम होता है जो इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में। इवोल्यूशन क्या मतलब है कि भाई आप प्रीमिटिव यानी पिछले और एग्जिस्टिंग यानी मॉडिफाइड कैरेक्टर्स को क्या करते हो, आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो भी रिलेशनशिप है, एक्टिविटीज वगैरह है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, डेफिनेशन है फिर से। बायोसिस्टमेटिक्स किसके ऊपर एम करती है, आइडेंटिफिकेशन और अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स का उनके साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जिसे आप सिंपली जो अपीयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेस पे, डीलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग दे रहे हैं। डीलिमिटिंग ये भी गलत है भाई। क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग द फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम, ये ठीक है भाई। बायोसिस्टमेटिक्स डेफिनेशन याद रखोगे। बायोसिस्टमेटिक्स किसकी स्टडी है, डाइवर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की स्टडी को क्या बोला जाता है, बायोसिस्टमेटिक्स। एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी, और जितने भी उनके कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है, उसकी स्टडी को बायोसिस्टमेटिक्स बोलते हैं। बायोसिस्टमेटिक एक साइंस होती है जिसके द्वारा जो लाइफ फॉर्म होती है वो डिस्कवर होती हैं, आइडेंटिफाइड की जाती हैं, डिस्क्राइब्ड की जाती हैं, नेम्ड की जाती हैं, क्लासिफाई की जाती हैं, ठीक है। उनकी डाइवर्सिटी के साथ उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखा जाता है भाई, उनकी क्या लिविंग हैबिटेट्स हैं, क्या इकोसिस्टम में वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कि किस रीजन में कितने जो है प्रोपोर्शन में कौन सी स्पीसीज रह रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। पूरा बायोसिस्टमेटिक्स मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज को क्या कंसीडर किया गया है भाई, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस, नहीं भैया आपके एनसीईआरटी की बुक में देखिए, रियल बेसिक यूनिट बिल्कुल गलत है भाई, लोएस्ट। अब ये चीजें हैं एनसीईआरटी की बुक लाइन में भी दी जाती है, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से, स्पीसीज, तो एज इट इज आपको याद रखनी है, आर्टिफिशियल नहीं। लोएस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की किसको माना गया भाई, स्पीसीज को। स्पीसीज इज द लोएस्ट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट या फिर बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है जो कंप्राइज करती है एक या एक से ज्यादा नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि फ्रीली इंटरब्रीड भी कर सकती हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रू फॉर इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक स्पीसीज है, मान लो डॉग की स्पीसीज है, तो वो जब वो एक डॉग दूसरे डॉग के मतलब अपनी स्पीसीज के साथ तो मतलब क्या करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, उसको बोलते हैं इंटरब्रीड, ठीक है। जब एक स्पीसीज अपनी ही किसी दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ वो करे और इंटरकोर्स करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, उसको बोलते हैं इंटरब्रीड। और स्पीस मतलब नहीं, उसको तो बोलते हैं भाई इंट्रा, ठीक है। और एक इंट्रा भी हो सकती है, और इंटरब्रीड का मतलब होता है कि भाई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ भी, ठीक है, जब क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे बोलते हैं भाई इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंट्रा कॉलेज मतलब कॉलेज के अंदर, इंटर कॉलेज यानी एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन, तो वही कंसेप्ट है, ठीक है। ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के कौन सा करेक्ट है इसमें, सेम स्पीसीज। लिव इन सेम ना गलत है भाई, ना होता है एक जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहते हैं। सेम हैबिटेट गलत, इंटरब्रीडिंग ठीक, लिव इन डिफरेंट गलत। सेम स्पीसीज के केस में इंटरब्रीडिंग वाला ठीक है, इंडिविजुअल जो होते हैं सेम स्पीसीज के वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में यही बात कर रहे थे हम। कोई भी दो इंडिविजुअल शेयर द सेम, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो इंडिविजुअल जो है वो सेम इकोलॉजिकल लाइफ को क्या करें, मतलब शेयर करें, ठीक है। इकोलॉजिकल लाइक मतलब एक बेसिकली सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई, प्रैक्टिकल पर्पस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। प्रैक्टिकल पर्पस जो है क्लासिफिकेशन का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का एक प्रैक्टिकल पर्पस जो है कौन सा है, क्या था? एक्सप्लेन ओरिजिन, ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए भाई क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन का और ओरिजिन को जानने का कोई ताल्लुक नहीं है इन दोनों का। ट्रेस द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए क्लासिफाई करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हम सिर्फ प्रिमिटिव और मॉडिफाइड दो स्पीसीज को कंसीडर करके इवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये तो बिना उसके भी हो सकता है। फैसिलिट आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है क्लासिफिकेशन किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर आप भाई कोई चीजें क्लासिफाइड हैं, ठीक है, उसके बाद अगर कोई बाहर से दूसरी अननोन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज डेवलप हो रही है तो इजिली उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। कौन सी क्लासिफिकेशन के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहे हैं, कौन से ऑर्डर, फैमिली, क्लास, डिवीजन के साथ क्या चीजें वो एग्जिबिट कर रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटीज, किस प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन के प्रति, स्टिमुलस के प्रति उसका रिस्पॉन्ड है तो उसके लिए हमारे पास होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है अ टेक्सोन इज। टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोन की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है अभी? टेक्सोन, टेक्सोन जो है एक टेक्सोनोमिक ग्रुप होता है किसी भी रैंक का, यानी कि टेक्सोनोमिक ग्रुप किसी भी रैंकिंग, जैसे मैंने बताया था हमारे पास होता है स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ठीक है, फैमिली और फाइलम, उसके बाद किंगडम। ये पर्टिकुलर हर एक स्टेज को आप क्या बोलते हो, हर एक टेक्सोनोमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग को आप टेक्सा बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फैमिली, जीनस, स्पीसीज एटसेट्रा जो मैंने बताया। बाइनोमियल नोमेन, बिल्कुल इजी भाई, इतनी देर से हम कर रहे थे, क्या आएगा आपको मैंने बताने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। स्पीसीज इज द, स्पीसीज क्या है ये भी हम कर चुके। यूनिट, बिल्कुल ठीक है। इवोल्यूशनिस्ट, ये नहीं, कुछ नहीं कर चुके। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, बताने की मुझे बार बार क्या जरूरत है, नहीं है। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी सिमिलर टू बोन्स, भाई ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, किसकी स्टेटमेंट है, किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी वो बताना। टेक्सोनॉमी बिना फाइलोजेनी के सिमिलर है कि मानो बोन्स हड्डी बिना मांस के हड्डी, ठीक है, ऐसे किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन है टैक्टाजन, ठीक है, टैक्टाजन, टैक्टाजन, पता नहीं है भाई, साइंटिस्ट का नाम है अपने अनुसार, जो भी है ये। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट करती है दो वर्ड, ये हमारा हो चुका 30 सेकंड। स्टेटमेंट वाज गिवन बाय टैक्टाजन, आर्मेन लियोनोविक टैक्टाजन, पूरा नाम था, टैक्टाजियन आप ये बोल सकते हो, एक सोवियत आर्मेनियन बोटेनिस्ट थे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर थी 20th सेंचुरी प्लांट इवोल्यूशन में, इनका नाम काफी अच्छा खासा था, और सिस्टमेटिक और बायोजियोग्राफी में। हिज अदर इंटरेस्ट, इनके और क्या इंटरेस्ट थे भाई, मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, और जो फ्लोरा ऑफ कोकाकस मतलब स्पीसीज में, बेसिकली प्लांट की काफी जो है डिटेल स्टडी, काफी सारे इन्होंने इसमें काम किए थे। तो ये उन्हीं की एक स्टेटमेंट है जो कि आप को याद रखनी है, क्योंकि चैप्टर में जिक्र नहीं है कहीं भी इस चीज का, इस पॉइंट का, स्टेटमेंट का, इन साइंटिस्ट का कहीं पे भी कुछ नहीं है। स्टेटमेंट एज इट इज याद रखोगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस क्या मतलब है भाई इसका, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बिल्कुल ठीक है। लीनियस इज क्रेडिटेड विद क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल इजी। टर्म फाइलम वाज गिवन, फाइलम टर्म किन्होंने दी थी, अब ये कुछ याद रखने वाले क्वेश्चन है भाई, बताने वाले कुछ नहीं है इसमें, ये साइंटिस्ट के नाम है, याद रखने पड़ेंगे, लीनियस नहीं है। क्यूवियर इसका करेक्ट नाम आएगा भाई, 35th का याद रखोगे। क्यूवियर फादर ऑफ मॉडर्न पेल्टेनोलॉजी किन्हें बोला जाता है, क्यूवियर को, जिन्होंने फाइलम की टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। बायोलॉजी में फाइलम क्या है, एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है भाई, या आप इसको टेक्सोनोमिक रैंक बोल सकते हो, किंगडम के नीचे आता है और क्लास के ऊपर। ट्रेडिशनली बॉटनी में अगर बात करी जाए तो टर्म डिवीजन जो है हैज बीन यूज्ड, वो फाइलम के केस में, फाइलम की जगह पे डिवीजन को यूज किया गया जाता था पहले बॉटनी में। ऑल्दो जो इंटरनेशनल कोड है नोमेनक्लेचर का एल्गी फंगाई के लिए एंड प्लांट, उन्होंने एक्सेप्ट किया टर्म एज इक्वल, मतलब कि फाइलम और इंडिविजुअल एक ही बात है, उन्होंने उसको इस तरीके से एक्सेप्ट किया। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज, सीक्वेंस जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, कौन सी सीक्वेंस करेक्ट होगी, डिवीजन, क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, स्पीसीज, यहाँ से स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, डिवीजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर ऑर्गेनिज्म समटाइम्स यू कैन डिफिकल्ट वर्ड्स, तो हमने ये मतलब करेक्ट ऑप्शन बेसिस का ये है, आप इसको किसी ट्रिक से याद रख सकते हो, जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आप जो है ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब के डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस,
स्पीसीज, या आपको ऐसे ही याद रखना होता है, ठीक है, मतलब एज इट इज आप इसको याद रखोगे, किसी ट्रिक की मदद से याद रख लो भाई, जैसे कि डॉग कैट ऑफ फैमिली त्रिपुरा गोन टू स्पेन, ठीक है, डॉग कैट ऑर्डर ऑफ फैमिली त्रिपुरा गोज टू स्पेन, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे याद रखना चाहो, मैंने आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करी, खुद से बना लेना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे इजी है याद रखना। एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लास, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा माना जाता है? रिसेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी गलत है भाई, मॉर्फोलॉजी को देख करके भाई सिंपल आप किसी दो ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें रिसेम्बलेंस से आप उसको नहीं माना जाता, ठीक है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो। एनाटॉमिकल बिल्कुल ठीक है, उनके एनाटॉमिकल और जो फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके बेस पे जो है मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन की जाती है। ब्रीडिंग हैबिटेट्स नहीं, प्रेजेंस नोटोकॉर्ड ये भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन एक न्यू सिस्टमेटिक्स और बाय सिस्टमेटिक है, जो इंक्लूड करता है सारे कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म के, जो गैदर्ड होते हैं फ्रॉम स्टडी ऑफ डिफरेंट सेक्शन लाइक जैसे फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी काइंड ऑफ, ठीक है, इन सबको रिसेम्बलेंस, इन सबकी रिसेम्बलेंस। लिनियस इवोल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, क्या बोला गया था? बायनोमियल, ठीक है, जो दो नाम कंसिडर, बाय का मतलब क्या होता है? दो ही तो थे, एक जीनस एक स्पीसीज एपिथेट, वो तो बार क्वेश्चन आ गया। बेसिक यूनिट स्मॉलेस्ट टैक्सोन कौन सा है? स्पीसीज, चौथी बार क्वेश्चन आया है, राइट भाई, बार बार समझाने की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है, काफी इजी है क्योंकि ये है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आ गया स्पीसीज। नेक्स्ट है टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स, किसके द्वारा न्यू सिस्टमेटिक जो टर्म थी, कौन से साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? बेंथम और हुकर ने नहीं, उन्होंने बुक लिखी थी। लिनियस ने बायनोमियल किया था, ये ठीक है, जूलियन हक्सले, ये करेक्ट ऑप्शन है भाई। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय जूलियन हक्सले 1940 में, याद रखोगे, एनसीईआरटी में नहीं है इस चैप्टर में, ठीक, जितने भी साइंटिस्ट के नाम बताए हैं बेंथम, हुकर और लिनियस को छोड़कर और नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर, जो इसके हम एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं, टेक्सोनोमिक की में आर रेफर टू। टेक्सोनोमिक की क्या होता है भाई? ये जो है इसको बोल सकते हैं हम टेक्सोनोमिकल एड के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है, टेक्सोनोमिक कीज को। तो यहाँ पे इसका क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं हम इसको? तो इसको बोला जाता है कपलेट। देखो जो कीज होती हैं वो सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर होंगे दो किसी भी स्पीसीज के जो पेयर में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं भाई, ठीक है। और जिसको कंसीडर करके हम आप कपलेट, तो हमको पता चल गया कपलेट में जो सा कैरेक्टर हम मतलब आगे फर्दर लेके चलते हैं उसको बोलते हैं लीड, ठीक है। अल्टरनेट और डबलेट का कोई काम नहीं है इस डेफिनेशन में, इस कंसेप्ट में कहीं पे भी। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये बतानी है इनके केस में। तो देखो, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर, बिल्कुल ठीक है भाई, आपको पता है बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? उसका ए, आपके एनसीईआरटी की बुक में। म्यूजियम हैज कलेक्शन फोटोग्राफ्स ऑफ, नहीं भाई, म्यूजियम में कलेक्शन फोटोग्राफ्स वगैरह का नहीं होता। जनरली ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में सेटअप किए जाते हैं। म्यूजियम के पास कलेक्शन होता है किसका? प्रिजर्व्ड, यानी जो प्रिजर्व करे हुए प्लांट और एनिमल्स की स्पेसिमेन होती हैं स्टडी और रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट है की टेक्सोनोमिक एड है भाई स्पेसिफिक में स्पेसिमेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाँ, कि भाई कि दो कोई भी स्पीसीज हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स वगैरह जो है इसमें देखते हैं और उसकी फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड, बिल्कुल ठीक है, हर्बेरियम हाउसेज में क्या होता है? कोई ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज को किसी भी पेपर पे कॉपी में उसको एज इट इज प्रिजर्व रखते हैं, उसमें उसका साइंटिस्ट का नाम, किसने डिस्कवर किया, उसका पूरा बायोलॉजिकल साइंटिफिक नाम, उसका ईयर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्लास वाले सब कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। वो किस में होता है? हर्बेरियम में। तो भाई इसी के साथ जो है हमारे PYQs इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ भैया आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। काफी मैंने अच्छे से डिटेल में चैप्टर बताया, डिटेल में PYQs हमने किए हैं इस चैप्टर के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।